अब देखेंगे कि क्या मतलब है, देखेंगे कब देखेंगे, है कि नहीं है? है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान में रख के चलो, लापरवाही करना ठीक नहीं है। हम मानसून को भी देख के बहुत पढ़ाए हैं, ठीक है, बहुत उसको मेहनत करके लाया गया है, उस टॉपिक को छोड़ना नहीं है। अब यहाँ से शुरू हो रहा है मृदा, ठीक है। अब सब समझ में आ रहा है ना मृदा। अब मृदा के बारे में अगर तुम जानती हो, अगर मृदा के बारे में तुम वर्ल्ड ज्योग्राफी में अगर पूरे विश्व की मृदाओं को अगर देखी हो, तो उन्हीं मृदाओं में से एक छोटे से भाग, अर्थात भारत के मृदा के बारे में अगर हम लोग वहीं पढ़ लेंगे, तो मृदा को लेके भी कोई हमें समस्या क्या होगी, नहीं आएगी। टॉपिक को आने वाले दिनों में हम लोग ऐसा ही इंटरलिंक करते चलेंगे, पहले विश्व का फिर किसका, भारत का। ऐसे पढ़ते जाएंगे, ज्योग्राफी बिल्कुल आसान हो जाएगा। तो आज हम लोग सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे जो 11 12 का जो ज्योग्राफी है, इंडियन ज्योग्राफी, जो कि लास्ट बार आ रहा है, अब कंप्लीट ही है, इसके बारे में यहाँ पे हम लोग देखेंगे। तो मृदा देखो, मृदा अगर बोला जाता है तो मन में क्या कुछ मतलब हलचल मचता है, क्या होता है मृदा? सिंपल अगर बोला जाए कि मृदा से क्या समझती हो तुम, तो क्या मतलब, कैसे बताओगे इसको, कैसे डिफाइन करोगे? हम देखेंगे कि कहाँ की मृदा, किस क्षेत्र की मृदा कैसी है और वहाँ की वो नमी। बात नहीं है, ठीक है, हम पूछ रहे हैं मृदा से क्या समझती हो, मिट्टी क्या होता है। वो तो अलग बात है कि यहाँ ऐसे मृदा मिलेगी, वहाँ वैसे मिला मिलेगी, सिंपल, ठीक है। एक ऐसा डिफिनीसन बताओ जो हर जगह लागू हो जाए। मिट्टी अगर बोला जाता है तो क्या फीलिंग आता है, क्या मतलब मन में कुछ? हाँ, मिट्टी होती, मिट्टी की वजह से मतलब ये पेड़ पौधे जीव जंतु मतलब आए हुए हैं। नहीं, मेरी बात को नहीं समझ रहे। मिट्टी का मतलब होता क्या है, हम पूछना ही चाह रहे हैं। मिट्टी क्या है? आप बताइए। बोलो बोलो। मिट्टी को देखा जाए तो यह मतलब मानव, मतलब मानव के जीवन से लेकर जो पेड़ पौधे और जीव जंतु है उसको मतलब सहायता प्रदान करता है। ठीक है, लेकिन ठीक है, डेफिनेशन कोई ख़राब नहीं है, सहायता प्रदान करते हैं, ठीक है। लेकिन अब सिर्फ और सिर्फ पार्टिकुलर मृदा के बारे में पूछ रहे हैं कि मृदा को कैसे डिफाइन करोगे। वो तो बात की बात है कि सहायता प्रदान करते हैं, पेड़ पौधे उगता है। और मतलब मिट्टी को भौगोलिक क्षेत्र के अनुसार ही इसे मतलब कई भागों में बांट सकते हैं। पूछ क्या रहे, बता क्या रही हो तुम लोग? हम मृदा के बारे में सिर्फ पूछ रहे हैं कि मृदा किसे कहते हैं। कुछ ऐसा, कुछ दो चार शब्द बताओ मुझे कि मुझे लगे कि हाँ सही में तुम मृदा को देखी हो। मृदा किसे कहते हैं? सॉइल। सिंपल डिफिनीशन बताओ इसको, ठीक है, कि तुम कैसे मृदा को डिफाइन करोगे। जैसे बड़े बड़े चट्टान हैं और वही चट्टान जब तापमान में कमी या तापमान में वृद्धि के कारण जब उनमें टूटन आती है तो वह कई वर्षों के बाद वही मिट्टी का रूप ले लेती है। ठीक है, एक जवाब मिला, ठीक है। तो मिट्टी कैसे बनती है तो
एग्जैक्ट हम क्लियर नहीं किए हुए कि यही सही है, कह रहे कि एक जवाब मिला, ठीक है, थोड़ा सा लगा कि हाँ मृदा से थोड़ा सा रिलेटेड है, ठीक है। जैसे गोलाश्म हो गया और उसके नीचे चीका पंग ये सब भी वो आता हो गया, चट्टान से मृदा बन गए यहाँ पे। चलो, थोड़ा सा लगा कि मृदा इसे बन रहा है, ठीक है। और भी क्या हो सकता है इसमें? सिंपल सोचो ना, इतना हाई फाई सोचने की क्या ज़रूरत है। सिंपल जो अपने डे टू डे लाइफ में, अब इसी तरह से तुम लोग पढ़ाना पड़ेगा। डे टू डे लाइफ में जो तुम लोग ऑब्जर्व करती हो, मिट्टी देखती हो खेतों में, क्या उसको देख के कुछ फील आता है, मन में कुछ सवाल उत्पन्न होते हैं? वही तो है मृदा क्या है, किसे कहते हैं। तो मृदा भौगोलिक क्षेत्रों पर मतलब डिपेंड करती है कि वहाँ फिर बात वही है, भौगोलिक क्षेत्र में। इतना हाई फाई मतलब सोच रही हो, ठीक है, दिमाग काम कर रहा है, मान रहे हैं, लेकिन यहाँ पे डिफिनीशन बताने की कोशिश करो। पूछ रहे कि मटन का टेस्ट कैसा लग रहा है ना भाई, नमकीन है, टेस्टी लग रहा है, नमक ज़्यादा है, मसाला ज़्यादा है, तो तुम लोग बनाने की प्रक्रिया में आ जा रही हो, ऐसे बनता है वैसे बनता है। सिंपल सोच के बताओ, ठीक है। खेत में जाती हो कि नहीं जाती हो, गई हो सब, चाहे डे टू डे लाइफ में जो भी देखती हो तुम लोग मृदा को, ठीक है, जो भी फसल वगैरह उपजता है, साग सब्जी उपजती है, उस मृदा को हाथ में लेती हो, देखती हो, तो कुछ ना कुछ मन में आता है कि नहीं आता है। पहले अगर नहीं आया होगा तो चलो मान लिए नहीं आया होगा, लेकिन अब तो आ रहा होगा ना। आज जब सवाल उठाए हैं इसका डिफिनीशन के बारे में, तो फिर क्या हो सकता है? तो वही जब मिट्टी को देखते हैं तो उसमें हमका होता है कि कोई मिट्टी में कुछ ज़्यादा ही नमी होती है तो चिपचिपा होती है। देखो यहाँ पे मृदा, ठीक है, सिंपल हम कुछ नहीं बात, ठीक है, हाई फाई हम नहीं जा रहे हैं, सिंपल देख रहे हैं कि मृदा होती क्या है, ठीक है। मृदा होती क्या है, तो हम लोग क्या कह सकते हैं, स्थल का वह ऊपरी परत है कि नहीं है। स्थल का वह मतलब जो ऊपरी जो परत है, जो इसमें होता क्या है, स्थल का सबसे कौन सी परत है, ऊपरी परत। ऊपरी परत है। और ऊपरी परत के साथ साथ इसमें जो मिनरल्स हैं, रिच मिनरल रिच जो भी है यहाँ पे, NPK, ठीक है, बाकी और भी चीज़ें यहाँ पे, बाकी और न्यूट्रिएंट्स हैं यहाँ पे, उसी का सब ये क्या है, अनुपात होता है। यही होता है ना, जो हर जगह लागू होगा, चाहे हम उच्च अक्षांश से निम्न अक्षांश की तरफ जाए, निम्न अक्षांश से उच्च अक्षांश की तरफ जाए। तो सिंपल एक मृदा का डिफिनीशन हमें क्या हो जाएगा, मिल जाएगा कि स्थल का सबसे ऊपरी भाग, ठीक है, जो मिनरल्स रिच होता है, वही क्या है तुम्हारा, मृदा है। अब स्थल के ऊपरी भाग जो मिनरल्स रिच होता है, उन्हें खनिज जो बोल सकते हैं, खनिज युक्त होता है। अब बालू भी आएगा, क्या बालू को मृदा कहेंगे? नहीं कहेंगे, क्योंकि बालू में, ठीक है, ऊपरी परत तो है वो, लेकिन ये जो मिनरल्स रिच है वो यहाँ पे क्या बालू में मौजूद है? नहीं मिल पाएगा बालू में। तो सिंपल सोचो, यहाँ पे कोई बहुत भारी भरकम डिफिनीशन नहीं है इसका, समझ में आ रहा है? इसी तरह से चीज़ों को समझ पाओगे। तो वही है, जब कहा जा रहा है कि ऊपरी सतह है, यहाँ पे ऊपरी परत है, अब ये हमें बुक बताएगा कि कितना ऊपर तक, कितना ऊपर तक, ठीक है, कितना ऊपर तक, क्या नीचे भी कुछ ना कुछ इसका परिवर्तन आएगा। ये सब चीज़ बात की बात है जो हमें बुक में, ठीक है, जानने के लिए मिलेगा। अब यहाँ यहीं पे बताने की कोशिश की जा रही है कि जो भी मृदा है, ठीक है, जो भी मृदा है यहाँ पे, ठीक है, अब तुम लोग डिफिनीशन के अनुसार जो भी यहाँ पे वृक्ष है, घास है, फसल है, इसका क्या करता है, पोषण करता है, क्योंकि इसके बिना
ठीक है। इसके बिना मैंने मिट्टी के बिना ये सब का उपजना संभव क्या है, नहीं है यहाँ पे। अब यहीं से अब मृदा के, ठीक है, बनना, उसकी प्रक्रिया, उसके गुण अवगुण सब यहाँ पे हमें सामने आएंगे। जो भी उसके पोषक तत्व है, यही पोषक तत्व जिसको मिनरल्स रिच में बोल रहा हूँ, ठीक है, मिनरल्स रिच से बोला जाता है, ठीक है। रिच मैंने क्या होता है, अमीर, है कि नहीं होता है। तो संसाधन, ठीक है, पोषक तत्वों की जहाँ पे उपलब्धता क्या है, सबसे अधिक है यहाँ पे। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है। तो यहाँ पे अब जो भी है अपने लाइफ से, जो भी हमारा जो ज़िंदगी है उसकी जो भी आवश्यकताएं हैं, जिसमें मिट्टी सबसे इम्पोर्टेंट रोल निभाती है। जैसे कि फसल है, सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, यही फसल ही है ना, फसल है। ठीक है। फसल है यहाँ पे, फसल का मतलब जो भी फसल, ठीक है, खाद्यान्न हो गया, साग सब्जी, सब फसल ही है यहाँ पे। तो जो भी हम डे टू डे लाइफ से कनेक्ट कर पाते हैं, दैनिक आवश्यकताओं की जो पूर्ति होती है, इसमें मृदा का एक अहम रोल होता है। कोई दिक्कत नहीं। और उसका डेवलपमेंट होने में यहाँ पे कह रहा है कि हजारों वर्ष यहाँ पे लग जाता है। अब यहाँ पे अपक्षय और क्रमण अभी नहीं भी पता है, तो भाई मिट्टी बनने की प्रक्रिया को हम लोग फिर बना सकते हैं। किस प्रकार से मिट्टी का क्या होता है, निर्माण होता है। एक लंबे समय के पश्चात एक बहुत क्या है, लंबी प्रक्रिया है। कुछ नहीं आए तो फिर ये सब चीज़ें भी लिख सकती हो, ठीक है, कि किस प्रकार से आप क्या बोलते हैं कि अग्नि चट्टान बना, अग्नि चट्टान, ठीक है, अग्नि चट्टान के साथ साथ फिर कायांतरित चट्टान बना, कायांतरित के साथ साथ अवसादी चट्टान बना। अब बताओ, कायांतरित में, अवसादी में, आग्नेय में मिट्टी की जो मात्रा होगी, ठीक है, मिट्टी की जो मात्रा होगी, ठीक है, अवसादी क्रम में सबसे क्या होगी, अधिक होगी, ठीक है, मुलायम होगा, है कि नहीं है। मिट्टी आग्नेय में भी है, पूरा पूरा चट्टान, कहीं न कहीं आग्नेय संरचना कहीं क्या है, पार्ट है, लेकिन क्या रियल में आग्नेय संरचना है कि उसमें रूपांतरित या अवसादीकरण हो चुका है, रूपांतरण या अवसादीकरण हो चुका है, ठीक है। मैंने रूप में परिवर्तन, रूपांतरण मैंने कौन सा, रूपांतरित या कायांतरित चट्टान। तो फिर वो सब चीज़ें डेफिनेशन को क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं कि एक लंबे समय की प्रक्रिया के बाद, ठीक है, यही जो बड़े बड़े जो गुलास में था, गुलास में है, बजरी का रूप ले लिया, है कि नहीं है, बजरी, उसके बाद से क्या था फिर, और ठीक है, चीका, ठीक है, गाद, उसके बाद और क्या था, पंख था, उसके बाद तब कौन आया, मिट्टी आया। तो ये सब जो 4-5 जो क्रमगातक चीज़ें सो क्या करना है, ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पे हमको मिट्टी को क्या करना है, बनाना है। यहाँ पे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। कह रहा है कि मृदा शैल, मलबा और जैव सामग्री का क्या है, सम्मिलित मिश्रण होता है। यहाँ पे एक अच्छा आ गया, शैल है, मलबा और कौन सा, जैव सामग्री का सम्मिश्रण होता है, जो पृथ्वी की सतह पर क्या होता है, विकसित होता है। तो पता है कि अवसादी चट्टान में, ठीक है, शैल मिल जाएगा, मलबा भी मिल जाएगा और जैव सामग्री भी क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। लेकिन वहीं अगर हम लोग आग्नेय चट्टान को देखें तो यहाँ पे शैल मिलेगा, मलबा मिलेगा, जैव सामग्री वहाँ पे क्या मिलेगी, नहीं के बराबर मिलेगा। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। बहुत एक लंबे समय के बाद, ठीक है, जैसे कि दक्कन प्लेट्यू है, दक्कन प्लेट्यू कौन सी संरचना है, आग्नेय संरचना है, ज्वालामुखी संरचना है। तो एक बहुत लंबे समय के बाद उसमें कुछ चेंजेज आया, तब जाके वहाँ पे, ठीक है, उपजाऊपन की मात्रा बढ़ रही है। कह रहा है जो पृथ्वी की सतह पर विकसित होते हैं, मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले अब यहाँ पे प्रमुख क्या है, कारक है। जैसे कि ऊंचाई, ठीक है, जनक सामग्री, सब समझ में आते, कुछ कुछ ऐसे चीज डाल देता है, ठीक है। हाँ, अच्छा, नहीं ऊंचा वच, ठीक है, ऊंचाई हो गया, ठीक है,
जनक सामग्री का सेंस यहाँ पे हम लोग उस सेंस में, ठीक है, यहाँ पे निकाल लेंगे, ठीक है, कि मिट्टी में मौजूद, ठीक है, सामग्री कह सकते हो। जनक माने जन्म देने वाले, ठीक है, मिट्टी में मौजूद सामग्री, मिट्टी में मौजूद सामग्री, जो भी उसके न्यूट्रिएंट्स की यहाँ पे बात की जा रही है। इसके अलावा यहाँ पे जलवायु, वनस्पति तथा अन्य जीव रूप और समय। इसके अतिरिक्त कहा जा रहा है कि मानवीय क्रियाएं भी पर्याप्त सीमा तक इसे प्रभावित करती है। मृदा के घटक खनिज, कण, ह्यूमस, जल तथा क्या होते हैं, वायु होते हैं। प्रमुख इसका कंपोनेंट बोल दिया गया, पहले बोल दिएगा कि कुछ फैक्टर है जो इसको प्रभावित करते हैं और कुछ इम्पोर्टेंट इसके घटक हैं, जैसे खनिज, ठीक है, खनिज कण छोटे छोटे, ह्यूमस की मात्रा, जो कि भारत की मिट्टियों में ह्यूमस की मात्रा, ठीक है, पाई जाती है या उतना अधिक नहीं पाई जाती है, उतना अधिक तो नहीं पाई जाती है। उतना अधिक मात्रा में ह्यूमस की मात्रा पाई नहीं जाती है। इसके अलावा जल तथा वायु होते हैं। इनमें से प्रत्येक की वास्तविक मात्रा, कैसी मात्रा, वास्तविक मात्रा। कभी नहीं कि हम अगर कोई मटन बना रहे हैं तो उसमें तेल अधिक डाल दिया, नमक बहुत अधिक डाल दिया, प्याज बहुत अधिक डाल दिया, है कि नहीं है, उसका एक निश्चित अनुपात, उसी को बोल दिया गया कि वास्तविक मात्रा बहुत क्या है, ज़रूरी है। और ये सब चीज़ डिपेंड करता है मृदा के नेचर पे, मृदा के प्रकृति पे क्या करता है, निर्भर करता है कि कौन कौन से कारक मृदा को प्रभावित कर रहे हैं। कुछ मृदाओं में इनमें से एक या अधिक घटक कम मात्रा में होता है ना, कि किसी में वही है, ठीक है, मटन का एग्जाम्पल लिया, किसी में बहुत अधिक नमक आ गया, किसी में नमक है ही नहीं। जबकि कुछ अन्य मृदाओं में इन घटकों का संयोजन भी भिन्न प्रकार का पाया जाता है। हर जगह की मृदा एक प्रकार की नहीं है, एक जैसी नहीं है। कह रहा है कि क्या आपने वन महोत्सव मनाते समय अपने स्कूल के मैदानों में वृक्ष लगाने के लिए कभी गड्ढा खोदा है? अब ये सारे बच्चा हम लोग तो, ठीक है, अगर विलेज एरिया से बिलोंग करते हैं तो हमें पता है, अधिक गहराई तक क्या करते हैं हम लोग, मिट्टी को खोदते हैं, तो हम देखते हैं कि ऊपर की संरचना काफ़ी सॉफ्ट मुलायम होती है। जो अंदर जाएंगे, ठीक है, उसकी संरचना में एक विशेषगत परिवर्तन आएगा ही आएगा। उस परिवर्तन को हम उसके रंग के आधार पर भी बांट सकते हैं, ठीक है, अलग अलग रंग का हमें दिखाई देने लगेगा। कह रहा है कि यदि हम भूमि पर एक गड्ढा खोदें और मृदा को देखें तो वहाँ हमें मृदा की 3 परतें दिखाई देती हैं। अब यहाँ पे बता दिया गया है 3 परत, सिंपल भाषा में यहाँ पे, ठीक है, क ख ग याद आ रहा कि नहीं आ रहा है, और भी था इसमें, पेज था, लेकिन सिंपल अभी सोचो। सबसे ऊपर वाला परता जिसको क्या बोल दिया, क बोल दिया, क्या कोई दिक्कत, जहाँ पौधों की वृद्धि के लिए अनिवार्य जैव पदार्थों का खनिज पदार्थ, पोषक तत्व तथा जल से क्या होता है, संयोग होता है, सबसे ऊपर का लेयर। उसके बाद से थोड़ा सा और अगर, ठीक है, गहरा हम खोदेंगे तो उसके बाद क्या मिल जाएगा, ख संस्तर, फिर है ख संस्तर, उसके बाद फिर क संस्तर मिल रहा है, उसके बाद फिर कौन सा संस्तर मिल रहा है, ग संस्तर के बीच का खंड होता है। तो 3 परत जो दिखाई दिया हमें, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, परत तो हमें क्या हो गया, 4 हमें दिखाई दे दिया। पहले क्या दिया, क ख, फिर क, उसके बाद क्या मिल जाएगा, ग, ठीक है। तो दोनों की संरचना क्या है, यहाँ पे समान है, इसीलिए इसको एक परत मान दिया गया। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? फिर अगर यहाँ पे क दे दिया होता तो क्या ये इसकी जो लेयर होता, 5 बोल दिया था, 3 ही बोला जाता, 3 ही बोला जाता। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्योंकि उसी चीज़ को रिपीट नहीं किया जाएगा। तभी देख लेना तुम लोग जो बनाया हुआ था ना मृदा कार्ड का, जिससे नीचे व ऊपर दोनों से पदार्थ प्राप्त होते हैं।
इसमें कुछ जैव पदार्थ होते हैं तथापि खनिज पदार्थ का अपक्षय स्पष्ट नजर आता है। अपक्षय माने टूटना। ग संस्तर की रचना क्या हो जाती है? ढीली जनक सामग्री से होता है। तो यह मृदा निर्माण की प्रक्रिया में प्रथम क्या होती है? अवस्था होती है, क्योंकि मृदा निर्माण की प्रक्रिया, ठीक है, होगी ना, होंगे। तो नीचे से फिर मृदा का बनना, ठीक है। पहले चट्टान जो होगा, ठीक है, टूटेगा टूटेगा टूटेगा। ऐसा तो नहीं है कि बाहर से मृदा का विकास क्या हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। मृदा का विकास अगर बाहर से शुरू होगा तो फिर समस्या लगेंगी आने। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो बड़ा चट्टान ही टूटेगा, उसके बाद ही क्या बनेगा? मृदा बनेगा। वही है, ठीक है। गुलास, बजरी, ये सब चीज़ देखो, तो ये सब चीज़ ऊपर से टूटेगा या फिर नीचे से टूटेगा? और नीचे से टूटेगा, ठीक है, मैंने नीचे से, जो नीचे की जो संरचना है पृथ्वी की, ठीक है, लेयर बाय लेयर क्या होगा, इधर टूटेगा तब ना मिट्टी का निर्माण होगा। और अंततः ऊपर की दो परतें इसी से क्या होती है, बनती है। परतों की इस अवस्था को मृदा परिच्छेदिका कहा जाता है। परिच्छेदिका, ठीक है, जिस जो क्या कर रहा है, मृदा को विच्छेद कर दे रहा, अलग कर दे रहा। इन तीन संस्तरों के नीचे एक चट्टान होती है, माने ग संरचना के नीचे क्या हो जाएगा, चट्टान हो जाएगा। मृदा जिसका एक जटिल तथा भिन्न अस्तित्व है, सदैव मृदा वैज्ञानिकों को आकर्षित करती रहती है। इसके महत्व को समझने के लिए मृदा का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाए। मृदा का वर्गीकरण इस लक्ष्य को प्राप्त करने का क्या है, प्रयास है। क्योंकि अभी जो हम लोग क्रियाकलाप किए, मिट्टी को खोदे, उसमें कुछ संस्तर आया, तो ये संस्तर, ये जो लेयर है, ये हमें हर जगह दिखाई दे रहा है, ऐसा नहीं है, ठीक है। अब ये जो लेयर की जो मोटाई है, ठीक है, वो उसमें परिवर्तन आएगा। उस लेयर में मौजूद जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं, ठीक है, उसमें परिवर्तन आएगा। इसीलिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि मृदा का अध्ययन करना क्या है, जटिल है, जटिल प्रक्रिया है। अगर उस तरह अगर होता तो भाई हमें कोई दिक्कत ही नहीं होता। जो मृदा अगर विषुवत रेखा में मिल रही है, वही मृदा हमें ध्रुव की तरफ मिल जाता, लेकिन ऐसा क्या है, नहीं है। तो इसका मतलब है यहाँ पे कि मृदा को प्रभावित करने वाले बहुत सारे क्या है, कारक। अभी बहुत सारे कारक में टेम्परेचर फिर से आ जाएगा, वर्षा आ जाएगा, ठीक है, टेम्परेचर, वर्षा, एकदम क्या हुआ, ठीक है, ऊंचाई भी आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे कोई नया चीज़ नहीं है, अब इसको यहाँ पे रटना नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब यहाँ आपको जो भी टेम्परेचर को अगर बता रही हो तो मृदा के सेंस से बताओ, वर्षा को बता रही हो तो मृदा के सेंस से बताओ, है कि नहीं है? तो रटने की प्रक्रिया से बाहर निकलोगी। अब इतना होने के बाद अब ये सब चीज़ समझ में आना चाहिए। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। ये नहीं कि फिर अब लगने लग जाए, ठीक है, उसी को। अब यहाँ पे वही कहा जा रहा है, वर्गीकरण यहाँ पे कर दिया गया है, ठीक है। भारत में भिन्न भिन्न प्रकार के उच्चावच, भू-आकृति, जलवायु, परिमंडल तथा वनस्पति पाई जाती है। कह रहा है कि क्या शब्द लिंगलतली लिखा हुआ है, ठीक है। भारत में अनेक प्रकार के मिट्टियों के विकास में, ठीक है, योगदान दिया है इन्होंने। साइंटिस्ट का नाम वगैरह लग रहा है। कह रहा है उस समय देखो, प्राचीन काल से हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। उस समय देखो, याद करो, ठीक है, हड़प्पा काल वगैरह में, ठीक है, जो भी भूमि था, क्या लोगों को इतना ज्ञान होगा कि इतना लेयर है, ऐसा कुछ होगा? नहीं होगा, ठीक है। लोग फसल उपजा रहे थे, ठीक है, जो नॉर्मली उस समय, ठीक है, एक तरीके से कह सकते हैं कि उस समय के परिप्रेक्ष्य में देखें तो वैज्ञानिक कृषि का ही रूप था हड़प्पा काल में। किस प्रकार से डेवलप हुआ, फिर वो ख़त्म हुआ कि नहीं हुआ? वैदिक काल से पहले आते आते, ठीक है, जो भी वैज्ञानिकता थी जो कृषि में दिखाई दे रही थी, वो ख़त्म हो गया। पुनः वैदिक काल से एक नया शुरुआत हुआ। लेकिन वो क्या, जो नया शुरुआत हुआ, अचानक ये सब चीज़ें पता लग गई नहीं। ये जो पता लग रही है इस वैज्ञानिक युग में, वैज्ञानिक युग माने, ठीक है, औद्योगिकरण के बाद के जो समय जो है, औद्योगिकरण का जो बाद का जो पीरियड है,
धीरे 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 एक वैज्ञानिक युग आ गया। लेकिन तुम लोग देखोगे प्राचीन काल में, चाहे वो वैदिक काल से, ठीक है, चाहे वैदिक काल, मगध हो गया, और मध्यकाल में भी आओगे तो अकबर तक, मैंने मुगल काल तक अगर देखोगे तो भूमियों को लेके बहुत अधिक, मतलब होते हैं ना, एक जो जागरूकता होनी चाहिए, इतनी जो उनके बारे में ये लेयर है, नीचे जाएंगे तो वो लेयर है, ऐसा बहुत अधिक था नहीं जैसे आज के लोग, गांव के लोग करते हैं। अगर कोई उर्वरक जमीन है कि नहीं है, अगर उसमें फसल अच्छा हो रहा है तो लगता है ठीक है, क्यों हो रहा, क्या हो रहा है, उनको बोलते देखिए इससे कुछ मतलब क्या है, नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ, बाकी को क्या वो बोल देते हैं, मतलब जहाँ पे अगर कुछ नहीं होता है तो फिर उसको क्या बोलते हैं, बंजर बोल देते हैं। अभी भी अगर देखो तो यही हाल है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये बहुत लंबे समय तक देखेंगे, मुगल काल तक, क्योंकि उस समय, ठीक है, जो कर लगता था, किसानों में जो भी टैक्स लगता था राजा महाराजाओं के द्वारा, वो भूमि के अनुसार ही लगता था कि ये उर्वर भूमि है। उर्वर को उस समय ऊसर बोला जाता था, बंजर को अनवर बोला जाता था, उसी के अनुसार देखेंगे हम लोग। लेकिन अकबर तक आते 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 इसको कई भाग में कैटेगराइज कर दिया गया था। एक बहुत जो उर्वर है वो अधिक टैक्स देगा, ठीक है, थोड़ा बीच में है ना, बहुत अधिक उर्वर है ना बहुत अधिक बंजर है, मैंने फसल मिला जुला के हो जाता है, उससे थोड़ा कम टैक्स देगा, है कि नहीं है? तो 4-5 कैटेगरी में उसको क्या किया गया, बांट दिया गया उसके अनुसार, ठीक है, जो भी टैक्स लगाया गया किसानों में, कर जिसे बोला गया, ठीक है, कर लगान कानून वैसे ही किया गया। अंग्रेज आए तो इसमें और अंग्रेजों के द्वारा वैज्ञानिकता को लाया गया। अंग्रेजों ने इसी तरीके से क्या किया, डिफाइन करके भारत के किसानों से, ठीक है, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार से कर वसूला जाने लगा। तो कहने का मतलब है यहाँ पे कि प्राचीन काल में 2 वर्गों में क्या क्या कर दिया गया, बांट दिया गया। हम देख रहे हैं आज भी गांव देहातों में वही ढर्रा पे लोग क्या कर रहे हैं, चल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। बहुत ही वैज्ञानिकता में दिखाई नहीं देती है, लेकिन फिर भी यहाँ पे कहा जा रहा है कि आज़ादी के पश्चात, समझ में आ रहा है कि नहीं? देखो कितना लेट से आज़ादी के पश्चात भारत में, ठीक है, अपना लैब, समझ रही हो ना, लैब स्थापित किया गया। सॉइल से संबंधित, सॉइल भी एक कोर्स है, बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा है? एग्रीकल्चर के अंतर्गत ही आता है, कृषि डिपार्टमेंट के अंतर्गत ही आता है। अगर किसी भी क्रॉप को अगर हम लगा रहे हैं तो उसके लिए ज़रूरी है कि उस क्रॉप के अकॉर्डिंग उसकी मृदा का क्या होना, पाया जाना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और इसी के अंतर्गत यहाँ पे कहा जा रहा है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद, ठीक है, बहुत सारे संस्थान यहाँ पे खुल गए। अभी सरकार के द्वारा भी हर एक गांव के मिट्टियों की, ठीक है, वैज्ञानिक परीक्षण करना अनिवार्य है। लेकिन वही है, हमारे यहाँ सही, ठीक है, तरीके से लागू नहीं होने के कारण उसको ज़मीनी स्तर पे नहीं लागू किया जाता है। आएगा सब यहाँ पे कृषि विभाग से संबंधित जो भी स्टाफ लोग आएंगे, मिट्टी ले जाएंगे, जांच भी करते हैं कि नहीं करते हैं, बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा है? जांच करके बताएंगे तब तो किसानों में एक जन जागरूकता पैदा होगा। अगर यहीं दक्षिण भारत में जाओगे, पंजाब हरियाणा में जाओगे, तो वहाँ लगभग एक एक किसान की मिट्टी की क्या होती है, जांच होती है। जब जांच होगी तो किसानों को पता लग जाएगा कितना हमें नाइट्रोजन डालना है, फॉस्फेट कितना डालना है, पोटास कितना डालना है कि नहीं है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? NPK ये चीज़ हमेशा क्या होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। तो नाइट्रोजन के लिए लोग क्या डालते हैं, यूरिया डालते हैं। हमें पता है कि नाइट्रोजन की मात्रा भारत की मृदा में ऑलरेडी पहले से क्या है, अधिक है, ठीक ठाक मात्रा में क्या है, मौजूद है। यूरिया डाल दिया, यूरिया डायरेक्ट नुकसान कर रहा था तो नीम कोटेड यूरिया डाल दिया गया। नीम कोटेड समझ रही हो ना, ठीक है, नीम का लेप लगा हुआ यूरिया डाल दिया गया। ये सस्ता है, मिल भी जाता है। बाकी जो फॉस्फेट है और दूसरा क्या है, पोटास है, ये बहुत अधिक महंगा है। बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा है?
ये बहुत अधिक महंगा है और मिट्टी की उर्वरता को मेंटेन करने के लिए इन दोनों का भी काफ़ी बहुत अधिक क्या है योगदान है। लेकिन इसको देखोगे तो अपने किसानों में इसको लेकर बहुत अधिक जागरूकता क्या है नहीं है। यूरिया मिल जाता है, लोग इसी को छींटने में क्या होते हैं लगे रहते हैं। यूरिया माने ठीक है नाइट्रोजन, यहाँ पे समझ में आ रहा है कि डाई बोलते हैं। हाँ उसी को डाई बोलते हैं। हाँ, सफ़ेद सफ़ेद जो दाना होता है, ठीक है, बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा है। तो यहाँ पे ज़रूरी है क्योंकि भारत इतना बड़ा देश है, ठीक है, यहाँ की जलवायु कह लो, वर्षा कह लो, टेम्परेचर कह लो, ठीक है, भौगोलिक जो परिस्थिति है अलग अलग प्रकार की है। तो उसी के अंतर्गत अगर देखा जाए तो इसकी संरचनागत जो हमें परिवर्तन हमें इन मृदा में भी दिखाई देता है, देती है। यहाँ पे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो किया गया, आज़ादी के बाद से एक अच्छा काम किया गया। यहीं पे ध्यान रखना, कृषि अनुसंधान परिषद बोलते हैं ICAR, ICAR, एकदम इसको दिमाग में दीवार में सब लिख लेना, ठीक है। इसको बोलते हैं इंडियन, ठीक है, काउंसिल एग्रीकल्चर और आर से क्या हो जाएगा रिसर्च। बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा। इंडियन काउंसिल एग्रीकल्चर रिसर्च क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा। पूर्व वाला जो दोस्त था याद है ना आपको, पूर्व वाला जो दोस्त था मेरा यही किया हुआ था। होता है ना, मतलब इंटर के बाद जैसे कि लोग जाते हैं, जो लोग मेडिकल वगैरह की तैयारी करते हैं, तो मेडिकल की जो लोग तैयारी करते हैं सिर्फ और सिर्फ उस मेडिकल का कोर्स नहीं होता है, ठीक है, उसमें कृषि से संबंधित कोर्स होता है, ठीक है, जैसे कि जूलॉजी है, बोटनी है, नाम सुनी होगी तुम लोग, सुना है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो तुमको ये सारा चीज़ जूलॉजी के अंतर्गत, पेड़ पौधों के अंतर्गत ही सब देखने के लिए क्या हो जाएगा मिल जाएगा। और इसका एक और एग्जाम्पल है हमारे गांव की, जो है कौन, क्या नाम है उसका, पिंकी, ठीक है, उसका भी यही था ICAR से, इंडियन काउंसिल एग्रीकल्चर रिसर्च से उसने क्या किया था, वो लड़की ग्रेजुएशन की थी BHU से, BHU से नहीं ना, BHU से ही की थी। 5 साल का कोर्स होता है। बुझा रहा कि नहीं बुझा रहा। इसको करने के बाद, ठीक है, ये भी मेडिकल की तरह ही है, इंजीनियरिंग की तरह, इंजीनियरिंग के सबसे ज़्यादा नज़दीक है, टेक्निकल फील्ड है। बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा है, समझ में आ रहा है ना। तो यही है, ध्यान रखना। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अनेक संस्था द्वारा मृदा के वैज्ञानिक सर्वेक्षण किए गए। सन 1955 में स्थापित भारत के मृदा सर्वेक्षण विभाग ने दामोदर घाटी, अब कहाँ है दामोदर घाटी, दामोदर घाटी पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल में दामोदर घाटी जैसे कुछ चुने हुए क्षेत्र में मृदाओं के व्यापक अध्ययन किया गया। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद माने ICAR के तत्वाधान में राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण ब्यूरो तथा भूमि उपयोग आयोजन एवं संस्थानों ने भारत के मृदाओं पर बहुत से अध्ययन किए, ठीक है। तो कृषि संबंधित ध्यान रखना, ठीक है, कृषि प्लस मृदा से संबंधित, ठीक है, जो डिपार्टमेंट है भारत में उसको क्या बोला गया ICAR। अब ये जो पूर्विया जो दोस्त है इसी में वो काम करता है, इसी का, ठीक है, स्टाफ है, ठीक है, ऑफिसर नहीं बन पाया, इसमें बहुत मतलब होता है ना पोस्ट, ठीक है, तो स्टाफ है। अभी गांव सब मुजफ्फरपुर के एरिया में है, गांव के किसानों को जाके कैसे कृषि करिए, है कि नहीं है, वैसे किसी कृषि करिए, मिट्टी की जांच करवाइए। ये लोग जांच करने के लिए भी लोग ये सब लैब में लाता है, देखता है कि उस मिट्टी में कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स की क्या है कमी है, ठीक है, अधिकता है, फिर उसके अनुसार वो लोग किसानों को राय देते रहते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो एक बहुत अच्छा पहल था ये, लेकिन यही है कि सारे स्टेट में लागू सही ढंग से किया नहीं जा रहा है।
अब बिहार में अब ये नहीं है कि हर जगह बेकार ही है बिहार में, ठीक है। अगर तुम इधर पटना की तरफ आ जाती हो तो किसानों में जहाँ जागरूकता है वे लोग कराते हैं। हमारे यहाँ किसान, ठीक है, रूरल एरिया में अगर इधर देखें तो बहुत लोग इंटरेस्टेड नहीं है। इंटरेस्टेड क्या है, ठीक है, चाहते तो सब है कि चेक हो जाए, होता रहना चाहिए, लेकिन यहाँ पे जिसकी जवाबदेहिता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो भी स्टाफ गया है, वो सब आनाकानी करते रहते हैं, नहीं करते हैं, ठीक है। हम ही कई बार गए हैं मिट्टी लेने, जब भी सब आता था तो तुरंत मिट्टी होता है ना, खेत का मिट्टी 2-3 जगह से, यहाँ से वहाँ से यहाँ से, बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा है। अब एक जगह का मिट्टी उठा के अब पूरे एरिया में लागू करो, सही होगा कभी नहीं होगा। नहीं होगा, क्योंकि हर एक खेत में जो पानी का जो मात्रा एक जैसा नहीं है, हर एक खेत की संरचना एक जैसी क्या है, नहीं है। तो एक किसान के अगर पास अलग अलग भूखंड है, अगर वो अलग अलग भूखंडों का अगर नियमित मिट्टी की जांच करवा के फिर वो फसलों की क्या कर रहा है, प्रोडक्शन कर रहा है, उपजा रहा है, तो फिर उसको और बेहतर क्या होगा, फ़ायदा मिलेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समझ में आ रहा है ना। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे हो जाता है। अब देखो यहाँ पे, अब जलोढ़ मृदा बोल गया कि चलो जलोढ़ मृदा, ठीक है, गंगेटिक प्लेन में, गंगा के मैदानी भागों में जलोढ़ मृदा पाई जाती है। तो क्या इस जलोढ़ मृदा में जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं, क्या हर जगह समान होगा? नहीं। ऐसा हो ही नहीं सकता। हमारा एक छोटा सा एरिया, छोटा सा जिला है, क्या उस जिले में हर एक जगह के मृदा एक ही होगी? जलोढ़ मृदा जनरली वहाँ पाया जाता है, तो क्या वो हर जगह समान होगा? नहीं। यही जरूरी है यहाँ पे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो यहाँ पे यही कहा जा रहा है, कह रहा है कि मृदा के अध्ययन तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसे तुलनात्मक बनाने के प्रयासों के अंतर्गत ICAR ने भारतीय मृदाओं को उनकी प्रकृति और उनके गुणों के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। यह वर्गीकरण संयुक्त राज्य अमेरिका के कृषि विभाग वहाँ का है, USDA, ठीक है, US समझ में रहे ना, यूनाइटेड स्टेट, ठीक है, DA है यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। मृदा वर्गीकरण द्वारा यहाँ पे किया गया है। अब कैसे किया गया देख लो नीचे, यहाँ पे अलग अलग क्षेत्र यहाँ पे बना दिया गया, ठीक है। ये हमारे लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, मैंने अमेरिका के द्वारा कैसे क्षेत्रों को क्या किया गया, बना दिया गया। वैसे ही भारत में भी पूरे भारत के क्षेत्रों को अलग अलग कैटेगरी में क्या कर दिया गया, बांट दिया गया, और वो कैटेगरी यही है। इसमें ध्यान रखना 3 चीज़ शामिल किया गया, एक तो उत्पत्ति, रंग, और दूसरा क्या है, संयोजन। बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा है? मैंने संयोजन मैंने इसका, ठीक है, गठन बोल सकते हैं हम लोग, गठन की अवस्थिति के आधार पर भारत की मिट्टियों को क्या कर दिया गया है, निम्नलिखित प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है। अब यहाँ पे जो भी है, एग्जाम में तो माइक्रो लेवल नहीं जाएगा, कि नहीं पूछेगा कि भाई तुम्हारे खेत में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, उसके खेत में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, वैसे संभव है नहीं है। तो इसके लिए एक बृहद स्तर पे देखना पड़ेगा। अब यहीं इससे देखो शुरू हो जाएगा, पहले विश्व की मृदा पढ़ लोगे, तो फिर जब भारत की मृदा पढ़ोगे तो काफ़ी आसान लगेगा कि नहीं लगेगा? और जब भारत की मृदा को पढ़ लोगे तो बिहार के पार्टिकुलर जो मिट्टी है पढ़ लेंगे कि नहीं, पढ़ लेंगे। इसीलिए भारत का, विश्व का अगर मृदा के बारे में पढ़ लियो, किसी भी टॉपिक के बारे में पढ़ लियो, तो बिहार के बारे में बहुत अधिक हमें मतलब स्टडी करने की ज़रूरत क्या पड़ती है, नहीं पड़ती है। लिंक कर पा रही हो कि नहीं पा रही हो? ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ज़रूरी है, पहले वर्ल्ड का, इंडिया का, ठीक है, फिर किसका, बिहार का। अगर BPSC की तैयारी कर रही हो तो ऐसा ही स्टेट बट जाता है। UPSC की तैयारी कर रही हो तो वर्ल्ड का, इंडिया का अगर तुमको आता है तो ठीक ठाक, कोई दिक्कत नहीं है। कहीं कुछ इशू होता है भूमि से रिलेटेड अलग अलग राज्यों में, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो UPSC वो वहीं से जो भी राज्य है, राज्य प्लस केंद्र शासित प्रदेश, इसी को ध्यान में रख के क्वेश्चन क्या करता है, बना देता है। लेकिन अगर तुम किसी एक स्टेट की अगर तैयारी कर रही हो
जैसे कि बीपीएससी, बीपीसीएस, ठीक है, झारखंड जेपीएससी, मध्य प्रदेश का एमपीपीसीएस। तो अब इसको अलग अलग स्टेट में क्या करना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा। जिस स्टेट की तैयारी कर रही हो उसका तुम्हें क्या करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? किसी को स्पेशल बिहार बोलते हैं, या स्पेशल बिहार के बारे में आना चाहिए, स्पेशल मध्य प्रदेश के बारे में आना चाहिए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो इतने माइक्रो लेवल पे जाने की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। थोड़ा बहुत अगर बिहार में अगर देख लेती हो, और इसको देखना भी बहुत आसान होता है क्योंकि ऑलरेडी हम लोगों ने वर्ल्ड और इंडिया का सॉयल के बारे में, मतलब कोई भी टॉपिक है उसको पढ़ लेने के बाद ये आसान हो जाता है। कोई दिक्कत? तो ध्यान रखना 3 आधार पे, उत्पत्ति, रंग और दूसरा क्या है, संयोजन। संयोजन किस प्रकार का संयोजन हुआ है, ठीक है, गठन। अभी पूरा का पूरा यहाँ पे मैप में दे दिया गया है, ठीक है। मैप में मेरे ख्याल से नीचे दिया ही होगा। दिया है। अब इसी मैप को ध्यान से देखो, जलोढ़, काली मृदा, लाली पीली मृदा, लेटेराइट मृदा, शुष्क मृदा, लवण, जिसमें लवण की मात्रा क्या हो गई, अधिक हो गई, पीटमय मृदा, वन मृदा दिया है ना। यहाँ पे देखो सबसे अधिक कौन सा मिट्टी मिल रहा है यहाँ पे भारत में, एक है लाल है और दूसरा कौन सा मिट्टी है, जलोढ़ मृदा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो जलोढ़ की मात्रा हम देख पा रहे हैं कि बहुत क्या है, अधिक है। अधिक है। चारों तरफ है। चारों तरफ नहीं है, यहाँ पे हाँ, मैंने उत्तर भारत में है। पश्चिम में देखो, इधर गुजरात में पूरा का पूरा ये एरिया है, ये राजस्थान का डेजर्ट छोड़ के पूरा का पूरा ये कौन सा गंगेटिक क्या है, प्लेन है कि नहीं है? है। गंगेटिक पूरा पूरा क्या है, प्लेन है। तो बांग्लादेश में नहीं होगा जो जलोढ़ मृदा होगा। होगा, लेकिन हम लोग बांग्लादेश की नहीं देख रहे, हम लोग किसकी देख रहे हैं, भारत की देख रहे हैं। पूरा का पूरा ये देखो एरिया है कि नहीं है, सब जलोढ़ मृदा है। नदी वाला जितना भी डेल्टा हाँ, क्षेत्र सब में क्या है, जलोढ़ मृदा है। अब सोचो, कल एक क्वेश्चन आ गया था, अगर हिमालय नहीं होता तो क्या बन पाता है, नहीं बन पाता। तो समस्या यही है ना। आंसर के पीछे भागने लगती हो सब तुरंत। लग रहा होगा कब सही कर देना, निकल जाए। नहीं तो नहीं समझ रहे थे इसलिए ना बोल रहे थे। नहीं समझ रहा था, कैसे नहीं समझ रही हो, आज से पढ़ा रहे हैं उसको, जब से इतना मतलब दिमाग क्लिक नहीं किया था। गोंडवाना संरचना टेथी सागर हुआ है तब से हिमालय पर्वत चिल्ला रहे हैं कि हिमालय की वजह से उत्तर भारत में क्या बना है, मैदान बना है कि नहीं है। उसमें माइक्रो लेवल पूछ लिया कि जलोढ़ मृदा का निर्माण, ठीक है, मैदान तो बन गया लेकिन जलोढ़ ही क्यों बना, क्योंकि हिमालय के शिखरों से बहुत बड़ी बड़ी नदियाँ क्या हुई, निकल के आई। देखो यहाँ पे पूरा पूरा क्षेत्र है कि नहीं है, गंगा नहीं है, इधर है। यमुना है कि नहीं है, इधर पूरा पूरा 5 नदियाँ है कि नहीं है। अब क्या जलोढ़ सिर्फ यहीं पे होगा, नहीं यहाँ भी आएगा जलोढ़, आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। इधर भी जलोढ़ आएगा, गंगा, ब्रह्मपुत्र, ठीक है, सिंधु, यमुना है कि नहीं है। क्वेश्चन का कोई अंत है? नहीं है। नीचे भी है गोदावरी, कृष्णा। ठीक है, क्या हुआ, हाँ, गोदावरी कृष्णा कहाँ पे मिल रहा है, डेल्टाई इलाकों में मिल रहा है, इलाकों में। उसके मुहाने पे मिल रहा है। तो जलोढ़ मृदा, लाल और पीली मृदा बहुत अच्छा, ठीक है, फिगर है। स्टेट को लेकर भी बहुत हद तक तुम लोग क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, बशर्ते कि ईमानदारी से तुम लोग मैप बना के करो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो जलोढ़ मृदा, वन मृदा कहाँ मिलेगा, जहाँ पे वनों की संरचना क्या है, अधिक है। अब ध्यान रखना, एक लेटेराइट है, एक दूसरा क्या है, वन मृदा। देखो वन मृदा पहाड़ी इलाकों में क्या मिलेगा, अधिक मिलेगा, जिससे कि हाँ, जम्मू कश्मीर, इधर हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जो भी, ठीक है, ये रेंज है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद से लेटेराइट मृदा। अब इस एक मृदा के बारे में मैंने बताया था कि नहीं बताया था, बताए थे। कहाँ वर्षा अधिक होती है तब होता है, कहाँ कम होती है,
कहाँ पे मृदा का ऊपरी भाग दह जाता है। अब इसको ठीक है नीचे बताया गया है, लेकिन उतना अच्छे से नहीं बताया होगा जितना नोट से मैंने एक एक मृदा के बारे में बता दिया है। कोई दिक्कत नहीं। बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा है? देखो जो भी यहाँ पे कावेरी से लेके वैगई डेल्टा इलाका है, सब में क्या मिल रहा है? जलोढ़ मृदा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? मिल रहा है। अब यहाँ क्वेश्चन बनने का कोई अंत नहीं है, ठीक है। पूछ देगा कि सबसे अधिक कौन सी मृदा पाई जाती है, जलोढ़ मृदा सबसे अधिक किस राज्य में पाई जाती है। बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा? साफ साफ में दिखाई दे रहा है कि जलोढ़ मृदा सबसे अधिक कहाँ पाई जा रही है, कौन से राज्य में? सबसे ज्यादा यूपी उत्तर प्रदेश, उत्तर बिहार। कौन से राज्य में मैं पूछ रहा हूँ? प्रदेश। उत्तर प्रदेश यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि नहीं है? है। ऐसे ही क्वेश्चन बना देगा तुम लोगों को। बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा है? और भी दे देगा यहाँ पे कि जलोढ़ मृदा किस किस राज्य में पाए जाते हैं। बीच में अगर तुमको दे देगा इधर महाराष्ट्र दे देगा, है कि नहीं है? दे देगा कहाँ नहीं पाए जाते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा है। अब जम्मू कश्मीर दे देगा ऊपर तो जलोढ़ मृदा मिलेगा वहाँ? नहीं मिलेगा। तो ध्यान रखना है यहाँ पे, सावधानी एकदम रखना है। सावधानी नहीं रखोगे दुर्घटना हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे लाल और पीली मृदा है। जलोढ़ मृदा के बाद क्या है? लाल और पीली मृदा। पीली मृदा है कि नहीं है? जलोढ़ मृदा के बाद सबसे उसका कौन मिल रहा है? लाल और पीली मृदा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? मिल रहा है। उसके बाद से कौन मृदा मिल रहा है? लाल और पीली मृदा के बाद काली मृदा भी ठीक ठाक मिल रहा है, ठीक है। काली मृदा है कि नहीं है? पूरा काली मृदा, काला जैसे ही आया तो दक्कन प्लेट्यू एकदम याद होना चाहिए। ये कौन सा रीजन है? गुजरात का काठियावाड़ क्षेत्र है, जहाँ पे अब याद करो तुम लोग, मैंने बताया हुआ था कपास का उत्पादन सबसे अधिक गुजरात में हो रहा है या महाराष्ट्र में हो रहा है? गुजरात। कपास के उत्पादन तो ये महाराष्ट्र में हो रहा था ज़्यादा। यही समस्या है। कपास का उत्पादन सबसे अधिक कहाँ हो रहा है? गुजरात में हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। प्रोडक्शन यहाँ पे सबसे अधिक हो रहा है। लोगों को यही लगता है दक्कन प्लेट्यू बार बार लोग इतना बार कपड़ा लोग चिल्ला देते हैं कि गुजरात का जो एरिया है ठीक है निकल जाता है। यहाँ पे गुजरात के एक बहुत बड़े एरिया पे कपास का क्या किया जाता है? उत्पादन किया जाता है। इसीलिए भी नंबर 1 कौन चल रहा है? गुजरात ही चल रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्योंकि यहाँ बट जाता है पूरा का पूरा जो दक्कन प्लेट्यू है, ये तुम लोग को पता होना चाहिए। दक्कन प्लेट्यू महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश सब क्या हुआ है? फैला हुआ है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? उसी तरीके से यहाँ पे लेटेराइट मृदा को इंडिकेट कर पा रही हो कि नहीं पा रही हो? पूरा का पूरा है पश्चिमी घाट पे है, ठीक है। देखो पश्चिमी घाट पे लाल पीला मृदा नहीं है, जलोढ़ मृदा नहीं है, कौन सा है? लेटेराइट। अब यहाँ पे कठोर होगा कि नहीं होगा? होगा ही होगा। पहाड़ी मृदा है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद से क्या है? शुष्क मृदा, ठीक है। तो यहाँ पे दे दिया गया है जलोढ़ मृदा के बारे में, ठीक है। कह रहा है कि जलोढ़ मृदा उत्तरी मैदान और नदियों घाटियों के विस्तृत भागों में पाई जाती है। ये मृदाएं देश के कुल क्षेत्रफल के लगभग 40% भाग को क्या हुआ है? ढका हुआ है। सोचो अकेले कितना? 40%। अब ध्यान से पढ़ो आगे। ये निक्षेपण मृदा है। कैसा? निक्षेपण। और ये निक्षेपण कहाँ हुआ है? मैदानी भागों में हुआ है। नदियाँ जहाँ से निकल रही हैं वहाँ से निक्षेप करते आ रही है, करके आ रही कि नहीं आ रही है? इतना जो गौर्ज बना रहा है, सोचो गौर्ज बना रहे हैं, गड्ढा बन रहा है, तो वो गड्ढा का मिट्टी होगा कि नहीं होगा? वो मिट्टी कहीं न कहीं डाल रहा होगा कि नहीं होगा? लेयर बिछा रहा है कि नहीं बिछा रहा होगा? तो लेयर कहाँ बिछा रहा है? मैदानी भागों में। और वही निक्षेपण
मिट्टी ही क्या है, जलोढ़ मृदा का क्या है, रूप है। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो यह 40% भाग को ढके हुए और निक्षेपण मृदाएं हैं। और निक्षेपण कब हुआ? जब नदी, सरिता, वाहित तथा निक्षेपित इनके द्वारा जब किया जाए। राजस्थान के संकीर्ण गलियारे से होती हुई मृदाएं गुजरात के मैदान में फैल मिलती है, क्योंकि गुजरात में भी कुछ नदियां हैं। प्रायद्वीपीय प्रदेश में पूर्वी तट की नदियों के डेल्टाओं और नदियों की घाटियों में क्या होती है, पाई जाती है, क्योंकि यहाँ पे निक्षेपण क्या हो रहा है, सबसे अधिक हो रहा। पूरा इधर से गोदावरी नदी, गंगा नदी, कृष्णा नदी एक लंबे अपवाह तंत्र के माध्यम से, ठीक है, गंगा नदी का निक्षेपण सबसे अधिक होता है। गोदावरी कृष्णा का होगा लेकिन कम होगा, इसीलिए इसका डेल्टा एरिया भी क्या होता है, छोटा हो जाता है। अब नदी बह रही है, पहाड़ों से निकल के नदियाँ यहाँ पे बह रही है, यहाँ कटाव किया, यहाँ कटाव किया, यहाँ कटाव किया, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? यहाँ कटाव को यहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिया, डिपॉजिट बोलते हैं इसको, मैंने जमा कर देना, क्या बोलते हैं, डिपॉजिट। बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा है? यहाँ डिपॉजिट किया, उसके बाद यहाँ के भाग को काट के यहाँ ले आया। पूरा मैदानी इलाका इसी प्रकार से, ठीक है, बना हुआ है और हर जगह ये जलोढ़ मृदा क्या है, मौजूद है। कोई दिक्कत? अब देखो नर्मदा ताप्ती है, क्या इधर जो जलोढ़ मृदा मिल रही है? नहीं मिल रही, क्योंकि हमें पता है कि वो नदी को ऑलरेडी भ्रंश घाटी से क्या हो रही है, निकल रही है, यानी बह रही है, उसी से होकर क्या कर रही है, पास कर रही है। भ्रंश घाटी को सोता समझना, सोता समझते हो नहीं समझती हो? ठीक है, सोता का मतलब यहाँ भी पहाड़ और यहाँ भी क्या है, पहाड़, बीच में जो है कैसी संरचना है, संकीर्ण पथरीली संरचना। बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा? संकीर्ण पथरीली संरचना है, पत्थर हम यहाँ पे बहुत अधिक होंगे, और इस परिस्थिति में कटाव करना इसके लिए आसान होगा? तो जब कटाव होगा नहीं तो क्या इसका डिपोजिशन कहीं दूसरी जगह हो पाएगा? क्या इसका निक्षेपण डिपोजिट कर पाएगा दूसरी जगह? नहीं कर पाएगा। इसीलिए नर्मदा ताप्ती मैंने पूरब के तरफ, ठीक है, जो नदियाँ जो, ठीक है, गिर रही है, यहाँ पे डेल्टाई भाग मिल रहा है। पश्चिम की तरफ जो नदियाँ गिर रही है वहाँ पे डेल्टाई भाग नहीं मिल रहा है, जो जलोढ़ मृदा वहाँ पे नहीं मिल रहा। अब क्वेश्चन का अंत नहीं है, इसीलिए इस तरह मैं पढ़ाता हूँ कि थोड़ा दिमाग खुले, नहीं खुलेगा तो फिर यही है कि सवालों में उलझ के रह जाओगे। अब इस तरह पढ़ाने से लगेगा कि हाँ, कई तरह से यहाँ भी सवाल बना सकता है कि नर्मदा ताप्ती नदियाँ के मुहानों पे, ठीक है, जलोढ़ मृदा नहीं पाई जाती है, लेकिन गोदावरी कृष्णा नदियाँ है कि नहीं है? दे देगा क्वेश्चन घुमा के कि नर्मदा ना ताप्ती नदियाँ पश्चिमी घाट पे गिरती है, फिर भी जो जलोढ़ मृदा नहीं पाई जाती है। कृष्णा गोदावरी जैसी बड़ी नदी है जो पश्चिमी घाट से निकलती है ना, निकलती है, और पूर्वी घाट में अपना जल विसर्जन कर रही है, यहाँ जलोढ़ मृदा पाई जा रही है। बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा है? दे देगा कि दोनों में क्या ऐसा विरोधाभास नहीं दिखाई दे रहा है कि भाई एक पश्चिम में गिर रहा है फिर भी जलोढ़ मृदा नहीं पाई जा रही है, और एक पश्चिम से निकल के पूरब में गिर रहा है, यहाँ जलोढ़ मृदा पाई जा रही है। बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा? इसका जवाब कैसे फिर देखो, डिफेंड हो पाएगा नहीं हो पाएगा? हो पाएगा। कैसे हो पाएगा? जैसे नर्मदा और तापी है तो यह भ्रंश घाटियों से बहती है, जिसके कारण अधिक कटाव नहीं कर पाते हैं। हाँ, यहाँ पे वही है, ठीक है ना। डेल्टा ही नहीं बना पाते हैं। निक्षेपण को लेकर बोलना है कि यहाँ पे अपरदन बहुत अधिक नहीं हो पाता है, चट्टानी संरचना है। बुझा रहा कि नहीं बुझा रहा? जिसकी वजह से यहाँ पे जलोढ़ मृदा नहीं पाई जाती है। लेकिन वही है कि जब दूसरी नदियों की बात कर रहे हैं गोदावरी कृष्णा, तो हमें ध्यान देना है कि गोदावरी कृष्णा नदी का जो है, ठीक है, जलोढ़ जो मृदा है पश्चिमी घाट की तरफ नहीं पाई जा रही है, लेकिन बल्कि पूर्वी घाट की तरफ क्या हो जा रही है, पाई जा रही है। नदी के जस्ट कहाँ पे है, मुहाने पे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और हमें पता है कि पश्चिमी तट और पूर्वी तट में,
ठीक है। कमजोर तट कौन है? पूर्वी तट है। पूर्वी तट भूतनदी क्या है? कटा कटा फटा हुआ पटा है, जिसके वजह से यहाँ पे और आसानी से डिपोजिशन हो जाता है, माने निक्षेपण हो जाता है। समझ में आया कि नहीं आया? कह रहा है कि जलोढ़ मृदाए गठन में बलुई दोमट से चिकनी मिट्टी की प्रकृति क्या होती है? पाई जाती है। सामान्यतः इनमें पोटास की मात्रा अधिक और फास्फोरस की मात्रा क्या पाई जाती है? कम पाई जाती है ना। फास्फोरस माने फॉस्फेट बोलते हैं इसको। फॉस्फेट इंडिकेट किससे करते हैं? पी से। कोई दिक्कत नहीं। पोटास है। एक पोटास है। पोटास का मतलब के, ठीक है। पोटेशियम बोलते हैं इसको। फॉस्फेट इसको केमिस्ट्री में पोटेशियम बोलते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? बहुत ज़रूरी है। तो कोई दिक्कत नहीं। जलोढ़ मृदा में क्या पाई जाती है सबसे अधिक? पोटास की मात्रा। NPK है ना, NPK 4:1। अब सोचो, अगर 1 की मात्रा को अगर हम बढ़ा दें, मान लो कि इसको 2 कर दें, है कि नहीं है, तो P की मात्रा को बढ़ाना पड़ेगा कि नहीं बढ़ाना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा। बढ़ाना पड़ेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इसका दुगुना किया, इसे भी हम क्या करना पड़ेगा? दुगुना करना पड़ेगा। दुगुना पड़ेगा। N को बढ़ाना पड़ेगा नहीं पड़ेगा? इसको भी बढ़ाना पड़ेगा। इसको भी बढ़ा, इसको भी कितना से? दुगुना से। समझ में आया कि नहीं आया? तो अब रेशियो कितना बन जाएगा? 8 4 2। काट देंगे तो नहीं हो जाएगा। फिर 2 का 2, 2 दूनी 4, 4 दूना 8, 4:1 आया। तो ऐसे ही बैलेंस किया जाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है ना? आ रहा है। तो इसमें अगर पोटास की मात्रा अधिक है और फास्फोरस की मात्रा कम पाई जा रही है, माने NPK इसकी मात्रा क्या है? अधिक है कि नहीं है? तो क्या इसमें हमें अब पोटास डालने की ज़रूरत है? नहीं। इसमें क्या डालो? फास्फोरस डालो और नाइट्रोजन डालो। तो ये कब होगा? ठीक है, गंगा के मैदानी इलाकों में। गंगा के ऊपरी और मध्यवर्ती मैदान में खादर और बांगर नामक की 2 भिन्न मृदाएं विकसित हुई है। तो ऊपर से पता है ना, हिमालय रीजन से अगर नीचे आओगे तो क्या क्या मिलेगा? बताओ तो, थोड़ा सा तुम बताओ तो, देखते हैं। सबसे ऊपर खादर मारेंगे झापड़ से, सबसे ऊपर खादर मिलेगा। खादर नहीं मिलेगा। खादर तो स्पष्ट करो, ये नीचे आ जाएगा तो स्पष्ट करो। 4 स्टेज होता है कि नहीं होता है? होता है। अब 4 स्टेज बताओ कि क्या क्या मिलता है यहाँ पे। बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। नहीं ध्यान आ रहा है? नहीं ध्यान आ रहा है इसका। आपको ध्यान आ रहा है? नीचे कैसे आ रहा है? भाबर, तराई, बांगर, खादर। भाबर, तराई, बांगर, बांगर, खादर। समझ में आया कि नहीं आया? तो भाबर के बाद क्या मिलता है? तराई। इसी तराई एरिया में कौन लोग रहते हैं? नेपाली लोग रहते हैं। हम लोग बहुत ऊपर है कि नहीं है? फिर बीच में क्या आ जाएगा? बांगर आ जाएगा। और हम लोग कहाँ रहते हैं? इस खादर में रहते हैं, सबसे नीचे रहते हैं। बुझाया कि नहीं बुझाया? तो याद करो इसको, ठीक है। याद करना क्या है, ठीक है, नाम से ही लग जा रहा है यहाँ पे। भाबर, तराई, बांगर और क्या हो जाएगा? खादर। जाके देखो इसको फिर से। तो गंगा के ऊपरी और मध्यवर्ती मैदान में क्या क्या मिल रहा है? खादर और क्या मिल रहा है? अब ठीक है, बांगर मिल रहा है। गलत नहीं बोल रहे हैं आप? खादर नीचे मिलता है। खादर क्या मिलता है? ठीक है, भाबर ऊपर मिलेगा। तो गंगा के ऊपरी और मध्यवर्ती मैदान में ऊपर बोल रहा है खादर, और मध्यवर्ती मैदान में क्या मिल रहा है? बांगर, भाबर। गंगा के ऊपरी और मध्यवर्ती। अच्छा, गंगा के मैदान में, ठीक है ठीक है ठीक है। गंगा के ऊपरी मैदान में क्या मिल जाएगा? खादर। ठीक है। और मध्यवर्ती मैदान में क्या मिल जाएगा? बांगर मिल जाएगा। गंगा का ध्यान रखना, ठीक है। तो यही है बांगर और खादर में, ठीक है। यही भी हम लोग क्या रहते हैं इसी के लगभग बीच में। कोई ऊपर है कोई नीचे है। जैसे कि हम लोग हैं
तो बहुत ऊपर है कि नहीं है ना? है। हम लोग नीचे हैं, खादर है। खादर में हम लोग क्या है, ऊपर हैं, ठीक है। और ज्यों ज्यों आओगे पटना की तरफ तो क्या हो जाएगा, हम नीचे की तरफ आ नीचे जाते की तरफ हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं है? हैं। तो मुझे लग रहा है कि पहले क्या मिल रहा है, तराई के बाद क्या मिल रहा है? पहले खादर। खादर मिल रहा है कि बांगर मिल रहा है? आप पहले बताए हैं सही, खादर सबसे नीचे। भाबर, तराई। ठीक है, भाबर तराई। उसके बाद क्या मिल रहा है? उसके बाद दिया है गंगा के ऊपरी मैदान में खादर। उसके बाद क्या मिलेगा? भाबर। बांगर। बांगर बोल रहा है अच्छा। मध्यवर्ती में, तो मध्य में आएगा तराई के बांगर नीचे। माने भाबर, ठीक है। तराई का मतलब ये नहीं है, ठीक है, तराई ऊपर ही आएगा। तराई को नहीं बोल रही हूँ, जो ये बांगर दिया है ये बोला है गंगा मैदान के मध्यवर्ती क्षेत्र में। तो मध्यवर्ती मैदान में क्या मतलब नीचे होगा ना? ये मध्य का मतलब क्या होगा, ऊपर कि नीचे? नीचे की तरफ होगा। नीचे ही होगा ना। इसको देख लेना जाके एक बार, ठीक है, क्रॉस ऐसे चेक बोल करो। रहे थे ना खादर को लेकर कि नीचे मतलब पूरा दबा कर खाद ला दे रहा, तो उसके सेंस में ले लेना सब खादर। बांगर तो बजरी हो जाएगा, बजरी हो जाएगा, ठीक है। छोटा छोटा इसमें मतलब पत्थर टाइप का होता है। कह रहा है कि खादर प्रतिवर्ष बाढ़ों के द्वारा निक्षेपित होने वाला नया जलोढ़क है, जो महीनों गाद होने के कारण मृदा की उर्वरता बढ़ा देता है, ठीक है। जो महीन गाद होने के कारण मृदा की उर्वरता को बढ़ा देता है। बांगर पुराना जलोढ़क होता है जिसका जमाव बाढ़कृत मैदानों से क्या होता है, दूर होता है। कोई दिक्कत? थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है, मुझे लग रहा है कि ऊपर कौन मिलेगा, खादर नहीं मिलेगा, फिर नीचे सबसे क्या मिलेगा, बांगर मिलेगा। देख लेना एक बार जाके। एक बोल रहा मृदा की उर्वरता बढ़ा देता है, तो ये खादर में बोल रहा है। अच्छा, और खादर बांगर में पुराना जलोढ़क होता है, सही है, सही है। ऊपर मतलब तराई के बाद क्या मिलेगा, बांगर मिलेगा, उसके बाद ही क्या मिलेगा, खादर मिलेगा, ठीक है। जिसका जमाव बाढ़कृत मैदानों से दूर होता है। खादर और बांगर मृदाओं में कैल्शियमी संग्रथन अर्थात कंकड़ पाए जाते हैं। निम्न तथा मध्य गंगा के मैदानों में ब्रह्मपुत्र घाटी में मृदाएं अधिक दुमटी और क्या है, बीड़मय है, मतलब दुमट, ठीक है। दुमट मिट्टी थोड़ा सा कह सकती होगी, जलोढ़ मृदा का ही क्या है, एक पार्ट है, अलग नहीं है कोई, ठीक है। लेकिन इसमें थोड़े जो कह सकते हो कि कसावट की मात्रा क्या होती है, थोड़ी अधिक होती है। पश्चिम से पूर्व की ओर इसके बालू की मात्रा क्या होती है, घटती जाती है। कहाँ से? पश्चिम से पूर्व की ओर। पश्चिम से पूर्व की तरफ जाओ तो इसकी बालू की मात्रा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जलोढ़ मृदाओं का रंग हल्के धूसर से राख धूसर जैसा होता है। इनका रंग नीचे बढ़ की गहराई जलोढ़ के गठन और निर्माण में लगने वाली समय अवधि पर निर्भर करता है, ठीक है। तो जलोढ़ मृदाओं पर कैसे गहन कृषि की जा रही है, गहन कृषि, ठीक है। गंगा को ध्यान रखना, ठीक है, जनसंख्या अधिक है। उसके बाद है यहाँ पे दूसरा है, यहाँ पे काली मृदा है, ठीक है। काली मृदा नाम से स्पष्ट हो रहा है। काली मृदा दक्कन के पठार के अधिकतर भागों में यहाँ पे पाई जाती है। इसमें महाराष्ट्र के कुछ भाग है। अब राज्य के नाम को लेकर, ठीक है, थोड़ा एक बार देख लेना सब, बहुत अधिक इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है, ये नाम से ही लग रहा है ना। गुजरात, आंध्र प्रदेश मैंने बताया था, अभी नीचे का प्रदेश तमिलनाडु, ये कुछ भाग शामिल है। कर्नाटक भी इसमें आएगा, ठीक है। क्या हुआ, महाराष्ट्र दिया हुआ, महाराष्ट्र के कुछ भाग, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु के कुछ भाग इसमें शामिल, थोड़ा भाग आ रहा है, ठीक है। नीचे कर्नाटक का भी आएगा। इधर क्या हुआ, इधर आ रहा है, हाँ उधर कर्नाटक का देखो, ऊपर तक जा रहा है ना, दिया नहीं है। गोदावरी और कृष्णा नदियों के ऊपर भागों और दक्कन के पठार के उत्तर पश्चिम भाग में गहरी काली मृदा पाई जाती है। अब देखो सेंटेंस कितना अटपटा कर दिया है। इन मृदाओं को रेगर तथा कपास वाली काली मृदा भी कहा जाता है। आमतौर पर काली मृदाएं मृणमय, गहरी और अपारगम्य होती है। समझ में आ रहा है ना। संरंध्रता इसमें क्या होगी, बहुत कम होगी।
जल सोखने की क्षमता बहुत क्या होगी, कम होगी। कम होगी इसमें, अपारगम्य माने पार करना इसको आसान होगा, नहीं होगा। ठीक है। ये मृदाएं गीली होने पर क्या हो जाती है, फूल जाती है और क्या होती है, चिपचिपा हो जाती है, कुम्हार की मिट्टी की तरह। सूखने पर ये क्या हो जाती है, सिकुड़ जाती है। इस प्रकार शुष्क ऋतु में इन मृदाओं में चौड़ी दरारें क्या हो जाती है, पड़ जाती है। अब यही ये चौड़ी दरारें क्या हो जाती है, पड़ जाती है। इसी में सबसे पहले पड़ जाएगा। इस समय ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे इनमें स्वतः जुताई हो गई हो दूर तक देखने पे। नमी के धीमे अवशोषण और नमी के क्षय इसकी विशेषता के कारण काली मृदा में एक लंबी अवधि तक नमी क्या होती रहती है, बनी रहती है। नमी को ठीक ठाक रोकता है ये मृदा, दिखाई दे रहा है ना। शुष्क ऋतु में क्या है, काली मिट्टी का इस तरह का संरचना यहाँ पे दिखाई दे रहा है। कह रहा है इसके कारण फसलों को, विशेष रूप से वर्षाधीन फसलों को शुष्क ऋतु में नमी मिलती रहती है और वे फलती फूलती रहती है। रासायनिक दृष्टि से काली मृदाओं में चूने, लौह, मैग्नीशियम, एल्यूमिना के तत्व काफ़ी मात्रा में पाया जाता है। अब बहुत अधिक इसमें रटना नहीं है, ठीक है। हमेशा NP के मात्रा को देखने रहना है। यही एग्जाम बार बार यही अटैक करेगा कि जलोढ़ में क्या पाया जाता है, NPK अधिक पाया जाता है, कम पाया जाता है। इसमें क्या पूछ रहा है, पोटास की मात्रा भी इसमें क्या होती है, पाई जाती है। यही है, पोटास ही है। P कैल्शियम, सॉरी ये क्या था, फास्फोरस। देखना कितने और कन्फ्यूजन कर देता है। और कैसे क्या हो जाएगा, पोटास, ठीक है, पोटास। लेकिन इनमें फास्फोरस, नाइट्रोजन और जैव पदार्थों की कमी होती है। इस मृदा का रंग काले, गाढ़े और स्लेटी रंग के बीच के विभिन्न, ठीक है, अभाव का होता है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं लाल और पीली मृदाएं, काफ़ी बड़े मात्रा में पाया जाता है। लाल मृदा का विकास दक्कन के पठार के कौन से भाग, पूर्वी तथा दक्षिण भाग में, जहाँ पे वर्षा की मात्रा क्या हुई है, कम होती है, वहाँ पे पाई जाती है। यहाँ रवेदार आग्नेय चट्टाई क्या होती है, पाई जाती है। तो देखो दक्कन के पठार के कौन से भाग, पूर्वी अतः कौन सा भाग, दक्षिणी भाग। पश्चिमी घाट के गिरिपाद क्षेत्र, कहाँ पे, पश्चिमी क्षेत्र कहाँ पे, ठीक है, गिरिपाद क्षेत्र की एक लंबी पट्टी में लाल दुमका मिट्टी पाई जाती है। पीली और लाल मृदाएं ओडिशा तथा छत्तीसगढ़ के कुछ भागों और मध्य गंगा के मैदानों के दक्षिण में पाई जाती है। पीली लाल मृदा बिहार में भी मिल जाएगा, बिहार के दक्षिण में। इस मृदा का लाल रंग विसरण के कारण होता है। जलयोजित होने के कारण यह पीली दिखाई देती है। महीन कोणों वाली लाल और पीली मृदाएं सामान्यतः उर्वर होती है। इसके विपरीत मोटे कण वाले उच्च भूमियों की मृदाएं अनुर्वर होती है। इनमें सामान्यतः नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की मात्रा, ठीक है, कमी होती है। देखो इन नाइट्रोजन भी कम है, फास्फोरस भी कम है, ठीक है। ये हमेशा ध्यान रखना, जब भी आए नाइट्रोजन, फास्फोरस, ठीक है, पोटेशियम की बात आए तो एकदम मैंने बगुला की तरह नज़र टिका कर देखना है। लाल जो भी मृदा है, यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना सबसे अधिक होती है। ह्यूमस के लिए तो बहुत अधिक कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, पता ही है। उसी तरीके से यहाँ पे लैटेराइट मृदा, एक लैटिन शब्द लेटर से बना है, लगा दो ना उसे, चिल्लाएगा सब। लेटेराइट एक लैटिन शब्द लेटर से बना है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है, ठीक है, लेटर जिसका शाब्दिक अर्थ होता है। लेटर माने क्या होता है, लेटर माने क्या होता है, लेटर लिखन पत्र होता है। लेटर माने बाद में होता है, ठीक है। लेटर में बाद, अब यहाँ पत्र का क्या काम है, यहाँ पे भर जाना है। क्या, लेटर माने बाद में, बिफोर माने पहले, ठीक है। फिर वो हम देखती हो तो नहीं दिखा रहता है, 4 ईयर लेटर, 2 ईयर लेटर, ठीक है। तो लेटराइट एक लैटिन शब्द लेटर से बना है जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, ईंट होता है। तो ईंट कब बनेगा, सोचो, मिट्टी के बाद, ठीक है, मिट्टी को करेंगे, सुखाएंगे, टेम्परेचर को बढ़ाएंगे, तभी क्या करेगा, ईंट बनेगा, बनेगा नहीं बनेगा, बनेगा। तो यहाँ पे साफ साफ दिया हुआ है, लेटराइट मृदा उच्च तापमान, जहाँ पर उच्च तापमान होगा, ठीक है, वहाँ पे
उष्णकटिबंधीय वर्षा भी क्या होगा सबसे अधिक होगा। कोई दिक्कत इसमें कहा जा रहा है कि ऊपर का भाग पता ही है तुम्हें, लेटराइट मृदा, लाल मृदा जिसे बोला जा रहा है, ठीक है, सॉरी लेटर मृदाएं, ठीक है, का चूना और सिलिका क्या हो जाता है, निछालित हो जाता है। अधिक वर्षा के कारण ऊपर का भाग क्या हो जाता है, दह जाता है, ठीक है। तथा लोहे के ऑक्साइड और एल्युमिनियम के यौगिक से भरपूर मृदाएं शेष रह जाती है। अब सोचो इस तरह की घटनाएं क्या उत्तर भारत में हो पाएगी, नहीं हो पाएगी। ये घटनाएं वहीं हो पाएगी जहाँ की संरचना बहुत क्या है, पुरानी है। पुरानी संरचना में एल्युमिनियम, ठीक है, लोहा वगैरह मिल पाएगा। समझ में आ रहा है। उच्च तापमान में आसानी से पनपने वाले जीवाणु ह्यूमस की मात्रा को तेजी से क्या कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। यहाँ पे भी ह्यूमस नहीं के बराबर है। इन मृदाओं में जैव पदार्थ, नाइट्रोजन, फॉस्फेट और कैल्शियम की कमी होती है। तथा कह रहा है कि लोहे ऑक्साइड और पोटास की अधिकता है, परिणाम स्वरूप लैटराइट मृदा कृषि के लिए पर्याप्त उपजाऊ क्या है, होती है कि नहीं होती है। कृषि के लिए बहुत अधिक उपजाऊ क्या है, नहीं होगा ना। अब लोहा में, ठीक है, एल्युमिनियम में क्या फसल उपज पाएगा, नहीं उपज पाएगा। फसलों के लिए उपजाऊ बनाने के लिए इन मृदाओं में खाद और उर्वरक की भारी मात्रा क्या करती है, डालनी पड़ती है। जैसे कि तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश और केरल में काजू जैसे वृक्षों वाली फसलों की खेती के लिए लेटराइट मृदा अधिक क्या है, उपयुक्त है। यहाँ पे काजू आ गया है, ध्यान रखना सब, ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। लेकिन यहाँ के किसानों को सोचो, कृषि करना इतना आसान होगा, नहीं होगा। यहाँ पे बहुत अधिक मात्रा में, लेकिन इनका कृषि करने का जो प्रक्रिया है वैज्ञानिक प्रक्रिया है, वैज्ञानिक पद्धति है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। वो जो था, वो पूरा वाला संगतिया जो था मेरा दोस्त, कितने बार उस चीज़ का चर्चा करता था कि हमारे यहाँ के जो किसान हैं, माने कृषि में खर्च बहुत क्या करते हैं, कम करते हैं। खर्च वहाँ के किसान करते हैं और इसके वजह से वहाँ पे ख़राब मिट्टी होने के बावजूद भी उनका प्रोडक्शन क्या हो जाता है, अधिक हो जाता है, जिसकी वजह से वे लोग मेंटेन कर लेते हैं। समझ में आ रहा है ना। हमारे यहाँ इतनी अच्छी मिट्टी होने के बावजूद भी जितना प्रोडक्शन होना चाहिए उतना किसान नहीं कर पाते हैं। बार बार बीज को लेके मतलब करते रहते हैं, ये बीज डाल लो, वो बीज डाल लो, कोई भी बीज डाल लो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर उसका जड़ ही खराब है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो जितना बीज पे ध्यान दो उससे कहीं अधिक ध्यान किस पे देना है, मिट्टी पे देना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। गोबर क्या करता है, गोबर, ठीक है, ह्यूमस की मात्रा को क्या करता है, बढ़ाता है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। हमारे यहाँ तो फिर भी ह्यूमस की मात्रा थोड़ा बहुत देखने के लिए मिल भी जाती है। जहाँ पे सबसे अधिक वर्षा होती है वहाँ पे एकदम ख़त्म ही हो जाता है। ह्यूमस के लिए जो ऊपर के जो कीड़े होते हैं, केंचुआ सबसे अधिक होता है। केंचुआ जहाँ सबसे अधिक, जिस खेत में अगर केंचुआ अधिक निकल रहा है, समझो कि वो किसान का एकदम मालामाल है। बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा है। केंचुआ बहुत ज़रूरी है। मकान बनाने के लिए लेटराइट मृदाओं का प्रयोग ईंट बनाने में किया जाता है। इन मृदाओं का विकास मुख्य रूप से प्रायद्वीपीय पठार के ऊंचे क्षेत्र में हुआ है। लेटराइट मृदा सामान्यतः कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, असम के पहाड़ी क्षेत्रों में क्या होती है, पाई जाती है। अब इंडिकेट करो, ये वही एरिया है जहाँ पे वर्षा की मात्रा क्या होती थी, अधिक होती थी। एग्जाम में देखो, जब भी इस तरह के क्वेश्चन आता है, थोड़ा कॉमन सेंस लगाओगी तो रटने की ज़रूरत क्या पड़ेगी, नहीं पड़ेगी। दिमाग तुम्हारा रिप्लाई करेगा, कॉन्फिडेंस रखो। अब नेक्स्ट है यहाँ पे शुष्क मृदाएं। शुष्क मृदाओं का रंग लाल से लेकर किशमिश तक होता है। शुष्क समझ रही हो ना, जहाँ पे तापमान अधिक होगा वर्षा क्या होगा, नहीं के बराबर होगा। ये सामान्यतः संरचनाएं से बलुई और प्रकृति से क्या होती है, लवणीय होती है। कुछ क्षेत्रों की मृदाओं में नमक की मात्रा इतनी अधिक होती है कि इनके पानी को वाष्पीकृत करके नमक क्या कहता है, बनाया जा सकता है। वही गुजरात का कच्छ का क्षेत्र इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। शुष्क जलवायु, उच्च तापमान और तीव्र गति से वाष्पीकरण के कारण इन मृदाओं में नमी और ह्यूमस क्या होते हैं, कम होते हैं। इसमें नाइट्रोजन अपर्याप्त और फॉस्फेट सामान्य मात्रा में होती है। नीचे की ओर चूने की मात्रा के बढ़ जाने के कारण निचले स्तरों में कंकड़ों की परतें पाई जाती है।
मृदा का तलीय संस्करण में कंकड़ों की परत बनने के कारण पानी का रिसाव सीमित हो जाता है। इसलिए सिंचाई किए जाने पर इन मृदाओं में पौधों की सतत विकास के लिए नमी सदा क्या रहती है, उपलब्ध रहती है। ये मृदाएं विशिष्ट शुष्क स्थलाकृति वाले पश्चिम राजस्थान में अभी ठीक है क्षणिक रूप से विकसित होती है। ये मृदाएं क्या है, अनुर्वर है, किसमें ह्यूमस और जैव पदार्थ कम मात्रा में क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ दिया होगा कि कृषि के लिए, ठीक है, नमी के लिए मेंटेन रहता है। जैसे कि कैक्टस इसका बेस्ट एग्जांपल है, ठीक है। कैक्टस को ऊपर से देखती हो लेकिन नीचे से, ठीक है, नमी की मात्रा उस पर बनी रहती है। नेक्स्ट यहाँ पे लवण मृदाएं, जिसमें सैलिनिटी की मात्रा अधिक हो। लवण मृदाएं, ठीक है, ऊसर मृदाएं भी इसे बोला गया है। ऊसर माने कैसी मृदा, ठीक है, ऐसी मृदाओं को ऊसर मृदा, हाँ, बंजर, ठीक है। लवण मृदाओं में सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम का क्या होता है, अनुपात अधिक होता है, ध्यान रखना। अतः एक के कैसी होती है, अनुर्वर होती है, बहुत अधिक उर्वर शक्ति इसमें नहीं होती। इसमें किसी भी प्रकार की वनस्पति नहीं उगती। मुख्य रूप से शुष्क जलवायु और खराब अपवाह के कारण इनमें लवणों की मात्रा क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ये मृदाएं शुष्क और अर्ध शुष्क तथा जलक्रांत क्षेत्रों के अनुपों में क्या होती है, पाई जाती है। ये लवण मृदाएं वेटलैंड भी इसे क्या कहा जाएगा, बोला जाएगा, नहीं बोला जाएगा, इनकी संरचना बलुई से लेकर दोमट तक होती है। इनमें नाइट्रोजन और चूने की क्या होती है, कमी होती है। लवण मृदाओं का अधिकतर प्रसार पश्चिमी गुजरात, पूर्वी तट के डेल्टा और पश्चिमी बंगाल के सुंदरवन क्षेत्रों में क्या हुआ है ना। सब वही इलाका आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वही इलाका यहाँ पे आ रहा है। कच्छ के रण में दक्षिणी पश्चिम मानसून के साथ नमक के कण क्या हो जाते हैं, आ जाते हैं। कौन सा मानसून, यही वाला मानसून जा रहा है ना, जो एक पपड़ी के रूप में ऊपरी सतह पर जमा हो जाते हैं। डेल्टा प्रदेश में समुद्री जल के भर जाने से लवण मृदाओं के विकास को क्या किया गया है, बढ़ावा मिलता है। अत्यधिक सिंचाई वाले गहन कृषि के क्षेत्र में, विशेष रूप से हरित क्रांति वाले क्षेत्रों में उपजाऊ जलोढ़ मृदाएं भी लवणीय होती जा रही है। शुष्क जलवायु वाली दशाओं में अत्यधिक सिंचाई केशिका क्रिया को बढ़ावा देती है। केशिका मैंने समझ में, कैपिलरी प्रोसेस, वही दिया वाला, ठीक है। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा, होता है ना, दिया जलता है ना, दिया जलता है तो कौन सा प्रक्रिया होती है, कैपिलरी प्रोसेस होते हैं। जो बाती होता है दिया का, वैसे ही यहाँ पे भी होता है। जो वृक्ष लगाया जाता है, जो पेड़ पौधे लगाए जाते हैं, नीचे से पानी को क्या करते हैं, अवशोषित करते हैं। इसके परिणाम स्वरूप नमक ऊपर की ओर बढ़ता है और मृदा के सबसे ऊपरी परत में नमक जमा हो जाता है। इस प्रकार के क्षेत्रों में, विशेष रूप में पंजाब और हरियाणा में, मृदा की, ठीक है, लवणता की समस्या से निपटने के लिए जिप्सम डालने की सलाह क्या होती है, दी जाती है, ठीक है। तो ध्यान रखना जब भी यहाँ पे न्यूट्रिएंट्स की बात की जाए, एनपीके के अलावा और भी सारे, ठीक है, चीज होते हैं जो मृदा की उर्वरा शक्ति को कम या अधिक करते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। लेकिन एग्जाम बार बार इंडिया में, चूँकि, ठीक है, ये जो 3 चीज़ें हैं, नाइट्रोजन, फॉस्फेट, पोटेशियम, किसान इसी में, मतलब, ठीक है, इसी को बैलेंस करने के चक्कर में रह जाते हैं और इसीलिए एग्जाम यहीं पे अटैक भी करता है। पीट मृदा, ये मृदाएं भारी वर्षा और उच्च आर्द्रता से युक्त उन क्षेत्रों में पाई जाती है जहां वनस्पति की वृद्धि क्या हो जाती है, अच्छी हो जाती है। अतः इन क्षेत्रों में मृत जैव पदार्थ बड़ी मात्रा में इकट्ठे हो जाते हैं। जो मृदा को ह्यूमस और पर्याप्त मात्रा में जैव तत्व प्रदान करते हैं। इन मृदाओं में जैव पदार्थों की मात्रा कह रहा है कि 40 से 50% तक होती है। ये मृदाएं सामान्यतः गाढ़े और काले रंग की होती हैं। अनेक स्थानों पर ये क्षारीय भी है। ये मृदाएं अधिकतर बिहार के उत्तरी भाग, ठीक है, उत्तरांचल के दक्षिणी भाग, उत्तरांचल में कहाँ पे, उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल, उत्तराखंड, ठीक है, उत्तरांचल का दक्षिणी भाग
पश्चिमी बंगाल के तटीय क्षेत्र और उड़ीसा में क्या होती है, पाई जाती है। तो ध्यान रखना, जैव तत्व जो मृदा को ह्यूमस और पर्याप्त मात्रा में क्या करते हैं, जैव तत्व प्रदान करते हैं। और ये कहाँ पे होता है, ठीक है, पीठ कहाँ पे, पीठ में मृदा पे होती है। हमारे यहाँ तुमको ये मिल जाएगा, पीठ मृदा वगैरह देखने के लिए मिल जाएगा। अब यहाँ पे कुछ है नहीं, बच्चों वाला चीज़ है, वन मृदा। वन मृदा का मतलब क्या है, जहाँ पे, ठीक है, वनों की मात्रा क्या है, अधिक है, वहाँ पे कटाव क्या होगा, बहुत कम होगा। कम हो पाएगा, होगा कि नहीं होगा। होगा। तो कह रहा है कि ये अपने नाम के अनुरूप ये मृदाएं पर्याप्त वर्षा वाले वन क्षेत्रों में ही बन पाते हैं। इस प्रकार की मिट्टी, सोचो, वन से इस प्रकार की मिट्टी का क्या हो जाता है, विकास हो जाता है। इन मृदाओं का निर्माण पर्वतीय पर्यावरण में होता है। इन पर्यावरण में परिवर्तन के अनुसार मृदाओं का गठन और संरचना बदलती रहती है। घाटियों में दुमटी और पांसु होती तथा ऊपरी ढालों पर ये मोटे कणों वाली होती है। हिमालय के हिमाच्छादित क्षेत्रों में इन मृदाओं का आच्छादन होता रहता है। ये अम्लीय और कम ह्यूमस वाली होती है। निचली घाटियों में पाई जाने वाली मृदाएं उर्वर होती है, ठीक है। घाटी में होता है ना, घाटी में वनों की मात्रा क्या होगी, ठीक है, हाँ, अधिक होती है। ऊपर की गई चर्चा से स्पष्ट होता है कि मृदाएं, अब जो भी बताने की कोशिश किया जा रहा है कि गठन हो गया, गुण हो गया, ठीक है, प्राकृतिक फसल, ठीक है, जो प्रकृति के द्वारा जनित है, पौधों और वनस्पति के अंकुरण एवं वृद्धि के लिए अति महत्वपूर्ण है। मृदाएं जीवित तंत्र होती है, किसी भी अन्य प्राणी की तरह यह विकसित, डेवलपमेंट भी होगा, इसका क्षय भी होगा, है कि नहीं है, कमजोर भी पड़ेगा। यदि समय पर उनका सही उपचार किया जाए तो इनमें सुधार भी होता है। क्या किया जाए, उपचार। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो हमारे यहाँ जनरली उपचार हो पाता है कि नहीं हो पाता है, नहीं हो पाता है। मृदाएं उस तंत्र के अन्य घटकों पर गहरा प्रभाव डालती है जिसका वह स्वयं क्या है, अंग है। चलो, अब यहाँ पे कुछ संरचनाओं को दिया गया है। मृदा अवकर्षण, ठीक है, अवकर्षण पढ़ा दिया है, ठीक है। अवकर्षण का मतलब क्या होता है, एक जगह से स्लाइड कर सकते हो, ठीक है। मोटे तौर पर मृदा अवकर्षण को मृदा की उर्वरता का ह्रास के रूप में क्या होता है, परिभाषित किया जाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। माने यहाँ की मिट्टी का दूसरी जगह क्या हो जाना, ट्रांसफर हो जाना। इसमें मृदा का पोषण स्तर गिर जाता है। अप्रदन और दुरुपयोग के कारण, ठीक है, मृदा की गहराई क्या हो जाती है, कम हो जाती है। भारत में मृदा संसाधनों के क्षय का मुख्य कारण मृदा क्या है, अवकर्षण है, ठीक है। अब ये मृदा जो अवकर्षण है हमने देख लिया, कई प्रकार के हैं, कई प्रकार में, जैसे कि यहाँ पे तुम लोग देख पा रही हो। पहला है मृदा अप्रदन। अप्रदन का मतलब क्या होता है, कटाव होता है। अब ये कटाव कई प्रकार से हो सकता है। अब ये टॉपिक बताने की ज़रूरत नहीं है, कोई अलग है। मृदा अप्रदन जो मैंने लंबा चौड़ा कराया था कि मृदा अप्रदन क्या होता है, किन किन कारणों से होता है, ठीक है, नदी के द्वारा, ठीक है, समुद्र के द्वारा, वायु के द्वारा, कौन कौन सी स्थलाकृतियाँ बनाई जाती हैं। अब हर जगह दिया होता है सब चीज़। अब वही पढ़ना मतलब एकदम बोर कर देता है। बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा है। कह रहा है कि मृदा के आवरण का विनाश मृदा अप्रदन कहलाता है। बहते जल, पवन की अप्रदनात्मक प्रक्रियाएं मृदा निर्माणकारी प्रक्रियाएं के साथ घटित होती रहती है। सामान्यतः इन दोनों प्रक्रियाओं में एक संतुलन बना रहता है। धरातल से सूक्ष्म कणों की हटने की दर वही होती है जो मिट्टी की परत में कणों को जुड़ने की होती है। कई बार कहा जा रहा है यहाँ पे कि प्राकृतिक अथवा मानवीय कारकों से यह संतुलन बिगड़ जाता है, जिससे मृदा की अप्रदन की दर क्या होती है, बढ़ जाती है। मृदा अप्रदन के लिए मानव गतिविधियाँ भी क्या है, काफ़ी उत्तरदायी है कि नहीं है। जनसंख्या बढ़ रहा है, भूमि की डिमांड बढ़ रही है, ठीक है, घर बनाए जा रहे हैं कृषि के लिए, पशुओं के लिए, ठीक है, सब पूर्ति के लिए वनों को क्या किया जा रहा है, साफ किया जा रहा है। जिसकी वजह से वन साफ हो जाएंगे तो फिर उसकी जड़ें पहले से रह पाएगी, नहीं रह पाएगी। बाढ़ आएगा आसानी से तो क्या करेगा, काट देगा। मृदा को हटाने और उसका परिवहन कर सकने के गुण के कारण पवन और जल मृदा अप्रदन के दो शक्तिशाली कारक हैं।
पवन द्वारा प्रदान शुष्क और अर्ध शुष्क प्रदेशों में महत्वपूर्ण होता है। उसी तरीके से भारी वर्षा और खड़ी ढार वाले प्रदेशों में बहते जल द्वारा, ठीक है, पढ़ लेना इसको, ठीक है, इसमें कोई ज़्यादा वैसा चीज़ नहीं है, देख पा रही हो कुछ संरचनाओं का यहाँ पे दिया गया है, ठीक है, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे आ गया नेक्स्ट टॉपिक, यहाँ पे मृदा संरक्षण। अब मृदा संरक्षण क्या है, बार बार मैं एक ही चीज़ बोलता हूँ, जो समस्या है उसे क्या करो, ठीक कर दो, है कि नहीं है। समस्या क्या था भाई, अब समस्या किसको ठीक कर सकते हैं, बहते जल, डैम बना सकते हैं हम लोग, है कि नहीं है। वायु के द्वारा अगर किया जा सकता है तो हम लोग जगह जगह पेड़ भी लगा सकते हैं, पेड़ से भी मृदा संरक्षण को रोका क्या हो सकता है, जा सकता है। जनसंख्या को कंट्रोल करें, जो जो समस्या का कारण था उसी समस्या को क्या कर दो, ठीक कर दो, बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा है, वही उसका क्या हो जाएगा, संरक्षण हो जाएगा, उसका उपाय हो जाएगा। उपाय बोलो, संरक्षण बोलो, ठीक है, सुधार बोलो, ये सब सावधानी ध्यान है ना। कल मैं एक चीज पढ़ रहा था कि मेरी इच्छा है, ठीक है, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, बड़ा अच्छा शब्द दिया था, मेरी क्या है इच्छा है, याद आके मैं बता दे रहा हूँ शब्दों को लेके। मेरी इच्छा है कि मैं IAS बनूं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। क्या था, एक मिनट रुको, बड़ा अच्छा चीज था, एक मिनट रुको। कहाँ IAS बनने का जो बोध होता है सबसे अधिक होता है, बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा है। तो सब मतलब शब्दों के साथ सावधानी रखना बहुत क्या होता है, ज़रूरी होता है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और उसी के अनुरूप काम भी करना पड़ता है, बुझाया कि नहीं बुझाया, ठीक है। मैं चाहता हूँ IAS बनूँ, ठीक है, ज़रूरी है कि IAS बन जाऊँगा, ठीक है, क्या कर रहे हो, मेरी इच्छा है, ठीक है, मैं चाहता हूँ कि मैं IAS बन जाऊँगा, बुझाया कि नहीं बुझाया। देखो कैसे यहाँ पे खेल खिला रहा है शब्द, तो बहुत ज़रूरी है शब्दों के चयन के साथ, ठीक है, इंटरव्यू वगैरह में, ठीक है, जाओ तो थोड़ा सा ध्यान रखो शब्दों को, ठीक है, आंसर राइटिंग करते समय भी ध्यान रखो, तुम लोग ध्यान नहीं रखती हो, जहाँ तहाँ जो मतलब, ठीक है, शब्द जो होता है, देखो सेंस यहाँ पे, ठीक है, एक ही निकल रहा है कि IAS बनना है, लेकिन जो उसके अनुपात है, मेहनत के अनुपात को, ठीक है, उसके मेंटलिटी को, ये सारी चीज़ें क्या कर रहा है, दर्शा रहा है, बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा है। तो अब खुद समझदार हो तुम लोग, समझ सकती हो, कोई दिक्कत। तो कहाँ अधिक है, निश्चय किया है नहीं, ठीक है ना, निश्चय, इच्छा क्या, इच्छा क्या नहीं करता है, इच्छा तो करता है कि अभी हम क्या कब बन जाए भाई, देश का प्रधानमंत्री बन जाए, है कि नहीं है। निश्चय और दृढ़ संकल्प दो अच्छे अच्छे शब्द हैं, अगर ठीक है कोई पूछता है, कोई बोलता है, तो इन दोनों शब्दों का प्रयोग करोगे तो सामने वाला शायद तुमको अच्छा भाव देगा, कि लगेगा कि हाँ भाई, शब्दों के चयन की प्रक्रिया में क्या है, बहुत है सावधानी बरत रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। हाँ, तो कहाँ कह रहा था मैं, हाँ, मृदा संरक्षण को लेके यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, बात कर रहे थे। तो मृदा के अपरदन और क्षय को रोका जाता है और मिट्टी की निम्नलिखित दशाओं को सुधारा जा सकता है। मृदा अपरदन मूल रूप से दोषपूर्ण पद्धतियों द्वारा बढ़ता है। किसी भी तर्कसंगत समाधान के अंतर्गत पहला काम ढालों की कृषि योग्य खुली भूमि पर खेती को क्या करना होता है, रोकना होता है, क्योंकि वहाँ पे ठीक है मृदा का अपरदन सबसे अधिक होता है। जहाँ पे ढाल होता है, ठीक है, ढाल समझ में आ रहा है ना, ढाल है, सीढ़ी नुमा खेत है, ठीक है, चराई वाला इलाका है, झूम कृषि है, इन सारे चीज़ों को क्या करना पड़ेगा, ठीक करना पड़ेगा। सब दिया हुआ है यहाँ पे, सीढ़ीदार खेत, ठीक है, नियंत्रित चराई, आवरण फसलें, ठीक है, आवरण फसलें माने, ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा।
आवरण फसल लगाना, मिश्रित खेती, ठीक है, मिक्स करके आवरण माने चक्रीय फसल लगाना, ये नहीं कि गन्ना गन्ना ही लगाते रहना, है कि नहीं है। मिश्रित खेती करना, गन्ना के साथ साथ कुछ और भी लगा दो। वैज्ञानिक कृषि यही होता है कि जब हम लोग आलू रोप रहे हैं तो उसमें तोरी बो दें, है कि नहीं, गन्ना अगर बो रहे हैं तो कुछ और उसमें बो दें, कि जो जल्दी तैयार हो जाता है, 2 महीने 1.5 महीने में क्या हो जाता है, तैयार हो जाता है, बहुत उससे, ठीक है, मृदा को फायदेमंद पहुंचता है। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है अवनालिका प्रदन को रोकने तथा उनके बनाने पर नियंत्रण के प्रयत्न किए जाना चाहिए, ठीक है। अवनालिका प्रदन को रोकने के लिए, ठीक है, अंगुल्यकार अवनालिकाओं को सीढ़ीदार खेत बनाकर समाप्त किया जा सकता है। बड़ी अवनालिका में जल की अपरदनात्मक तीव्रता को कम करने के लिए बांधों की एक श्रृंखला बननी चाहिए। अब ये कोई नया चीज़ नहीं है, यहाँ पे जो भी समस्याएं आ रही है, क्या हुआ, इसी का उपचार बता रहा है। हाँ, उपचार है यहाँ पे। जो पहले जो समस्याएं थी उसी समस्याओं का क्या किया जा रहा है, उपचार बताया जा रहा है। तो इसको पॉइंट में, ठीक है, इस तरह का चीज़ हो तो पॉइंट में लिखने की क्या करो, कोशिश करो, पॉइंट में लिख दोगे काम बन जाएगा। इसके अलावा शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में कृषि योग्य भूमि पर बालू के टीलों के प्रसार को वृक्षों की रक्षक बनाकर तथा अन्य कृषि करके रोकने का प्रयास करना चाहिए। कृषि के लिए अनुपयुक्त भूमि को चारागाहों में बदल देना चाहिए। केंद्रीय शुष्क भूमि अनुसंधान ठीक है, केंद्रीय शुष्क भूमि अनुसंधान संस्थान, यहाँ पे एक संस्था है ये, ठीक है। इसने क्या किया कि पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्रों पे जहाँ पे लोगों को कृषि योग्य भूमि नहीं मिल पा रहा है, एरिया तो बहुत बड़ा है लेकिन बंजर हो चुका है, बालू हो चुका है, तो वैसी जगहों को क्या किया जा रहा है भाई, उर्वरक भूमि में तब्दील किया जा रहा है कि नहीं। अब हमारे यहाँ भी है, बाढ़ बह जाता है, छोड़ देता है, लेकिन ठीक है, जितना प्रयास होना चाहिए उतना नहीं हो पाता है, उसके लिए पैसा लगेगा, तो उसकी बार बार क्या करो, ठीक है, जुताई करो, ठीक है, उसमें खाद डालो, ऐसा हो पाता है, नहीं हो पाता है, कोई नहीं कर पाता है उतना। भारत सरकार द्वारा स्थापित केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड ने देश के विभिन्न भागों में मृदा संरक्षण की अनेक योजना भी बनाई है। ये योजनाएं जलवायु की दशाओं, भूमि संरूपण तथा लोगों के सामाजिक व्यवहार पर आधारित है। ये योजनाएं भी एक दूसरे से तालमेल बनाए बिना ही चलाई गई है। अतः मृदा संरक्षण सर्वोत्तम उपाय भूमि उपयोग की समन्वित क्या योजनाएं हो सकती है कि हर एक व्यक्ति को जागरूक करो कि भाई अभी देखो तुमने 10 क्विंटल अगर धान उपजाया है तो और मृदा का संरक्षण बेहतर तरीके से करो, मृदा को, ठीक है, अपने, ठीक है, जो भी है पुत्र संतान की तरह उसको जानो। किसान एक होता ही है, जानता ही है, उसमें कमी नहीं करता है, पैसे की बस किल्लत होती है, इसकी वजह से वो क्षमता, मतलब ठीक है, वो चीज़ खर्च नहीं कर पाता है, तो थोड़ा करे उसको, क्योंकि जब तक इन्वेस्ट नहीं करेंगे तब तक हमें बेहतर प्रोडक्शन मिल नहीं पाएगा। मिट्टी को, ठीक है, मिट्टी, बीज, वैज्ञानिक कृषि, ठीक है, इन सब में एक बेहतरीन तालमेल बना के ही ये सब किया जा सकता है। तो ध्यान रखो, इस टॉपिक को अच्छे से जाके पढ़ो। ये सब टॉपिक इतना जनरलाइज टॉपिक है ना, बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा। इंटरव्यू वगैरह में, आंसर राइटिंग में पूरा का पूरा जो हमारा डे टू डे लाइफ से जो संबंधित है, ऐसे टॉपिक को एग्जाम को छोड़ता ही नहीं है। बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा, चाहे वो प्रीलिम्स हो चाहे मेंस में हो, इंटरव्यू तक ये जब जितना तुम लोग लग रहा होगा बड़ा आसान टॉपिक है। बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा, तुरंत पूछ देगा यहाँ पे। अब मृदा संरक्षण के लिए, ठीक है, मृदा में न्यूट्रिएंट्स की मात्रा को, पोषक तत्वों को बढ़ाने के लिए सरकार के द्वारा भी कई सारे कार्यक्रम क्या किया गया है, चलाया गया है। अब ये क्या है, इसी को बोलते हैं ट्रेडिशनल चीज़। कौन सा ट्रेडिशनल, मैंने ये कौन सी चीज़ है, परंपरागत चीज़ है, मैंने पुरानी चीज़ है जो चली आ रही है। बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा। और दूसरी है तुम्हारा डायनेमिक, मतलब परिवर्तन। बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा। तो जो एग्ज़ाम होगा, ठीक है, एक जगह कहीं नहीं फोकस डालेगा, वो चाहेगा कि हम दोनों को क्या करें, समेट लें। बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा। परंपरागत चीज़ जैसे कृषि से आ गया, कृषि से संबंधित संरक्षण के लिए जो भी परंपरागत चीज़ आया कि नहीं आया, इतना बताने के बाद पूरा नंबर तुम्हें नहीं देगा। अब दे देगा कि सरकार के द्वारा कौन कौन सी योजनाएं क्या की जा रही है, चलाई जा रही है, वो कौन सा चीज़ है, डायनेमिक।
परिवर्तन होते रहता है। सरकार एक योजना बनाएगी, अभियान चलाएगी, जब वो अभियान पूरा हो जाएगा फिर सरकार दूसरे लिए लाएगी। बुझा रहा कि नहीं बुझा रहा? जैसे कि पहले यूरिया खूब चलता था, अब फिर उसको हटा के क्या कर दिया गया, नीम कोटेड यूरिया कर दिया गया। अब नीम कोटेड यूरिया को पढ़ने के लिए जब तक ये मृदा टॉपिक तुम्हारा बेहतर नहीं होगा, मैंने फिर उसका कल्पना करना भी क्या है, बेकार है। बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा? तब ना जानोगे कि नीम कोटेड यूरिया का प्रयोग कहाँ पर अधिक करेंगे, दोमट में करेंगे, लाल मृदा में करेंगे, लेटेराइट में करेंगे। जब तक इस मृदा के बारे में नहीं पढ़े रहेंगे जान पाएंगे? नहीं जान पाएंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है मेरा कहने का मतलब? तो अभी जो भी हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं एकदम गांठ पार लो, ये परंपरागत टॉपिक है, ट्रेडिशनल टॉपिक, ठीक है, जो तुमको पढ़ना ही पड़ेगा। बुझाया कि नहीं बुझाया? और ये जो डायनामिक जिसे मैं परिवर्तन बोल रहा हूँ, यही चीज़ें हैं जो तुमको कहाँ मिलेगा, ये करेंट अफेयर में मिलेगा। समझ में आया कि नहीं आया? करेंट अफेयर समझ रही हो ना? डेली के डेली जो तुम लोग न्यूज़ देख रही हो वही तुम्हारा क्या है, करेंट अफेयर है। तो जिसका दिमाग अच्छा काम करता है वही पुरानी चीज़ों को पढ़ लेता है। जैसे कि जॉब करते हुए बहुत सारे लोग ये चीज़ों को पढ़ लेते हैं, न्यूज़ वगैरह वो डेली सुनते रहते हैं। दिमाग अगर जिनका खुला है तो इन दोनों को वे लोग आसानी से क्या कर लेंगे, कनेक्ट कर लेंगे, आंसर राइटिंग कर लेंगे, रिजल्ट भी आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? तो यही प्रक्रिया तुम लोगों को भी क्या करना पड़ेगा, अपनाना पड़ेगा। नहीं अपनाओगे नहीं हो पाएगा। चाहे बीपीएससी हो, यूपीएससी हो, ठीक है। अब दोनों आंसर राइटिंग के लिए अब बीपीएससी भी ऐसा नहीं रह गया है कि यहाँ से पूछ देगा लिख दो। सरकारी योजनाएं पूछेगा ही पूछेगा, सरकार के द्वारा कौन कौन सा प्रयास किए जा रहे हैं। बहुत ज़रूरी हो जाता है जी। अगर 10 नंबर का अगर क्वेश्चन दे रहा है, समझो कि 5 नंबर इसका वेटेज है, तो 5 नंबर किसका है, इसका वेटेज है। बुझाया कि नहीं बुझाया? तो देहात का लड़का यहीं से मार्क कर जाता है। ट्रेडिशनल चीज़ें तो पूरा पढ़ लेगा वो बुक में। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये करेंट अफेयर को लिंक क्या कर पाता है, नहीं कर पाता है। सबसे बड़ी कमजोरी यहीं पे उसकी आके फंस जाती है। जाएगा एग्जाम में खूब लिख के आएगा, कितना भी लिख दोगे, मैंने बताया था। बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा? ज़्यादा लिख तो नंबर भी काट लेगा। एक बैलेंस राइटिंग हमेशा क्या होती है, ज़रूरी है। किसी एक पक्ष पे फोकस कर दोगे ज़्यादा आंसर, ठीक है, अनबैलेंस हो जाएगा, बायस्ड हो जाएगा जिसे बोलते हैं, एग्जामिनर नंबर काट लेगा तुम्हारा। तो लड़का क्या बोल के आएगा, इतना लिख के आया फिर भी क्या हुआ, क्वालिफाई नहीं किए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ट्रेडिशनल टॉपिक मजबूत करना बहुत क्या है, ज़रूरी है। ट्रेडिशनल मजबूत रहेगा तभी आगे चल के करेंट अफेयर जब पढ़ाई होगा तो दोनों को जोड़ के आसानी से तुम लोग आंसर राइटिंग कर लोगे। बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा है? तो करेंट अफेयर की मैं इसकी महत्वता बताता हूँ कि है क्या है। जब तक इसके बारे में नहीं जानोगे, नाइट्रोजन के लिए अलग अभियान चलाया गया है, फॉस्फेट के लिए अलग, पोटेशियम के लिए अलग चलाया गया है। बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा है? मृदा संरक्षण के लिए अलग अभियान चलाया जा रहा है। नहीं, इसका अंत नहीं है इस टॉपिक का। लेकिन अब है यही है कि क्या सब लिखना संभव नहीं है। अगर तुमको 3-4 पॉइंट अगर आता है, लिख के आ जाओगे, एग्जामिनर खुश हो जाएगी, कम से कम ये अपडेटेड है, पुरानी चीज़ तो जान रहा है, नई चीज़ें भी क्या कर रहा है, जान रहा है, खुश हो जाएगा एग्जामिनर, नंबर तुमको दे देगा। समझ में आ रहा है ना? इसीलिए करेंट अफेयर को हर हाल में मत छोड़ो, ठीक है। अभी बस इतना ही कह रहे हैं कि बस सुन लो, सब आधा 1 घंटा सुनो, लेकिन बड़ा अच्छे से सुनो, ठीक है। अब इसका रिस्पॉन्स अच्छा करोगे उसके बाद तब तो आगे वाली जो चीज़ें हैं, अभी उसमें राज्यसभा में बहुत अच्छा अच्छा डिबेट आता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? राज्यसभा लोकसभा में डिबेट समझ रही हो ना? ये नहीं कि जिससे गए थे हम लोग कहाँ पे, सीपी में, वो भी एक डिबेट हो रहा था। तो वो कैसा डिबेट होता, पॉलिटिकल डिबेट था। इसमें आएगा, अभी दे देगा मिट्टी संरक्षण के लिए क्या क्या उपाय किया जाना चाहिए। तो जो भी लोग, कुछ साइंटिस्ट बुला लेगा, कुछ प्रोफेसर बुला लेगा, कुछ किसान बुला लेगा। कौन? न्यूज वाले। राज्यसभा लोकसभा खूब करते हैं लोग, और सबकी राय मांगेंगे क्या क्या करना चाहिए, है कि नहीं है? तो अगर इन सब के बारे में जानती हो, अगर कोई साइंटिस्ट बोल रहा है, प्रोफेसर है, मैंने, ठीक है, कृषि विज्ञान से संबंधित अगर कोई प्रोफेसर है, किसान है,
ये अपनी समस्याओं को रखेगा, ये उसका हल बताएंगे, ठीक है। तुम्हारी सोचने समझने की क्षमता और क्या हो जाएगी, अच्छी हो जाएगी, रटने की प्रक्रिया से बाहर निकलोगे। ऐसे ही होता है हर एक टॉपिक के लिए। जो भी अभी करंट में चल रहा है कोरोना को लेके, ठीक है, जो राज्यसभा लोकसभा यहाँ हल्ला नहीं होता है, बुझाया कि नहीं बुझा, ये हल्ला ये जो बिकाऊ मीडिया होता है यहाँ ज़्यादा होता है। लगता है कि लोग क्या करेंगे, एक आदमी तो हाल में हार्ट अटैक आ गया, मर गए, लाइव मर गया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? यहाँ वैसा नहीं होता है। यहाँ बहुत शांति से लोग अपनी बात को क्या करते हैं, रखते हैं, और उन बातों को क्या करना था, सुनना होता है। लोकसभा टीवी, राज्यसभा टीवी दोनों में खूब कराया जाता है, क्योंकि ये सरकार का चैनल है ना, ऑथेंटिक चैनल है। तो अच्छे अच्छे लोगों को बुला के डिबेट कराया जाता है, मज़ा भी आता है देखने में। लेकिन मज़ा तभी आएगा जब तुम्हारा ट्रेडिशनल टॉपिक क्या होगा, क्लियर होगा। क्योंकि तुम किसान तो हो नहीं कि भाई तुमको आता है इसमें क्या डाले हैं क्या नहीं डाले, सब कुछ पता नहीं है ना, नहीं है, जीरो है एकदम। तो हमें ट्रेडिशनल टॉपिक क्या करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, तभी तो जाके समझोगी, करोगी, तो जाके सजेस्ट करोगी, ठीक है। इस बार घर पे गए तो पापा जी बोल रहे थे कि सब नाइट्रोजन डालता है, ठीक है, और फॉस्फेट कोई नहीं डालता है। बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा? तो फॉस्फेट के लिए बहुत सारा है, वो खोज के ढूंढ के आके डाल रहे थे। तो ठीक है, एक देखा एक समझ विकसित हो गया है। यूट्यूब में अपना देख रहे हैं, कर रहे हैं, खेती बाड़ी जो भी हो रहा है, क्या डाले क्या नहीं डाले, किस प्रकार की भूमि है, तो उन लोगों के पास व्यवहारिक नॉलेज है। बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा? कौन सी खेती में, मैंने कौन सा खेत है मेरा, क्या है, पता लग जाता है किसानों को। जब इतने दिनों से जब लोग किसानी कर रहे हैं तो लग जाता है। लेकिन उसके लिए जागरूक होना बहुत क्या है, ज़रूरी है। जागरूक नहीं रहोगे तो कहाँ हो पाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये सब टॉपिक बहुत अधिक कोई डिफ़िकल्ट नहीं है, ठीक है। करंट अफेयर को जोड़ दो तो बहुत ही पढ़ने में मज़ा आता है ये सब टॉपिक। और यही नहीं, जनरली हर एक टॉपिक देख ही रही हो, जुड़ते जा रहा है, ठीक है। जब तक दोनों क्लियर नहीं होगा, पहले वाला ढर्रा नहीं है। पहले करंट अफेयर का उतना महत्व नहीं था, समझ में आ रहा ना, कम था, महत्व तो था ही लेकिन कम था। लेकिन अब सरकार के पास जितना ही पैसा आ रहा है, सरकार अलग अलग क्षेत्रों में बहुत सारी क्या कर रहा है, योजनाएं चला रहा है, उसको पूछ रहा है। बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा है? 2016 में जो घटना घटा हम लोगों के साथ, मैंने सोचा यूपीएससी के 100 क्वेश्चन में लगभग 75 से 80 क्वेश्चन कहाँ से उठा दिया, करेंट अफेयर से ही पूछ लिया। 2014 में मोदी आया, 15-16 में इतना स्कीम, मैंने पुराना स्कीम को भी नाम बदल के चला दिया, कुछ नया स्कीम भी जोड़ दिया, और उन्हीं स्कीमों को 2016 के प्रीलिम्स एग्जाम में क्या कर दिया, पूछ दिया। अब जिसका करेंट अफेयर भर अच्छा था वो लड़का इसमें क्वालिफाई कर लिया। अब बाकी जो सब पढ़ते रहा उसका कोई फ़ायदा इस एग्ज़ाम में क्या हुआ, नहीं हुआ। बुझाया कि नहीं बुझाया? तो क्या हर साल होगा इसे? नहीं होगा। ये तो किस्मत की बात है कि कौन जानता है कि यूपीएससी कैसा पेपर बनाएगी। बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा है? तो अच्छा योद्धा वही है जो हर एक परिस्थिति में लड़ने के लिए क्या है, तैयार है। किस्मत के भरोसे थोड़े पार करना है। बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा है? एक बैलेंस अप्रोच हमेशा होना चाहिए, बार बार यही मैं बोलता हूँ। तो ठीक है, चलो फिर, ठीक है, इसको करके आओ सब। कल का लास्ट टॉपिक क्या है?